Psychiatric medications for NCLEX RN by Navkiran Kaur, registered nurse India, registered nurse Canada, MSc Nursing PGI MER Chandigarh, holding 15 years plus experience in teaching the nurses. So this is my brief introduction. Okay? तो सबसे पहले सब लोग नीचे चैट सेक्शन में लिखो किस किस को साइकेट्रिक मेडिकेशंस डिफिकल्ट लगती हैं और किस किस को ये डर है कि एनक्लेक्स आरएन में फेल हो जाएंगे अगर साइकेट्रिक मेडिकेशंस अच्छे से नहीं पढ़ी. व्हाट इज योर फोबिया लेवल? टेल मी, क्योंकि फिर पढ़ने में उतना ही मजा आएगा और पढ़ाने में भी उतना ही मजा आएगा. बताइए कौन कौन ये सोचता है कि साइकेट्रिक मेडिकेशंस बहुत डिफिकल्ट है. और इंस्टाग्राम वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप यूट्यूब पे आ जाइए. कैमरा क्वालिटी इज गुड, साउंड क्वालिटी इज गुड, यू कैन रीड द स्लाइड्स इन बेटर वे. टेल मी हु थिंक्स दैट साइकेट्रिक मेडिकेशंस आर डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई यू आर हियर इन दिस लाइव टुडे, राइट? यू वांट टू गेट देम राइट एंड यू वांट टू लर्न देम, राइट? तो इतना प्रॉमिस करती हूं कि इस क्लास के बाद आप हाथ जोड़ेंगे एनक्लेक्स में जाके कि साइकेट्रिक मेडिकेशन आ जाए, क्योंकि उसमें आपके 100% मार्क्स आने वाले, राइट? तो ये क्लास ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस क्लास में आज हम क्या सीखेंगे. सबसे पहले तो हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे साइकेट्रिक मेडिकेशंस की, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे. फिर हम ये देखेंगे कि वो इंडिकेशंस क्या होती हैं, उनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती हैं, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और नर्स ने क्या करना होता है. ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे. इवन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द ड्रग इंटरैक्शंस एज वेल. ओके, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेनी मोर थिंग्स. और लास्ट में हमने रखी है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज का मतलब हम लोगों ने क्वेश्चंस रखे हैं जिस तरह से आपको एग्जाम में आएंगे. तो पहले हम चीजों को सीखेंगे, फिर हम अपनी नॉलेज को प्रैक्टिस करेंगे. तो रेडी हो ना आप लोग? थम्स अप करो सब लोग अगर आप रेडी हो. तो हम लोग स्टार्ट करें, श्री गणेश करें इस चीज का. थम्स अप, थम्स अप. यस, ओके. चलिए, अ फ्री लर्निंग इनिशिएटिव बाय एनएनसी. सो आई एम हियर टू टीच यू अबाउट साइकेट्रिक मेडिकेशन. इंस्टाग्राम, प्लीज कम ऑन यूट्यूब. या तो सबसे पहली चीज है हमारे पास साइकेट्रिक मेडिकेशंस क्या होती हैं. बेसिकली साइकेट्रिक मेडिकेशंस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को मैनेज करती हैं. ओके, और उनको ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं या मैनेज करने के लिए दी जाती हैं. बेसिकली आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट स्लाइड, वो वाली जो हमारे ऑफ वाली स्लाइड थी ना, इससे पहले आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट द बिग डिस्काउंट वाली स्लाइड. तो इससे पहले स्टार्ट करें, मैं ये भी बता दूं कि हमारी क्लासेस पे एक बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है. $100 का ऑफ चल रहा है ऑन द एग्जिस्टिंग फीस जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड थी. तो जल्दी बैच को ज्वाइन करिए, एनक्लेक्स आरएन रेक्सपीएन प्रिपरेशन क्लासेस. चलिए स्लाइड पे आ जाइए. ओके, तो साइकेट्रिक मेडिकेशंस वो मेडिकेशंस होती हैं जिनको हम लोग देते हैं टू मैनेज द साइकेट्रिक इलनेस. कोई भी साइकेट्रिक इलनेस होती है उसको मैनेज करने के लिए देते हैं. एंड हाउ डू दे वर्क? एक्चुअली हमारी ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स के साइनेप्टिक जंक्शंस पे सॉरी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि एक्सचेंज होते हैं. अब ये जितनी भी साइकेट्रिक मेडिकेशंस हैं ये क्या करती हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को अफेक्ट करती हैं. कई आप ऐसी मेडिकेशंस पढ़ोगे जो सीरोटोनिन के एक्सचेंज को अफेक्ट करती हैं. कई आप ऐसी मेडिकेशन पढ़ोगे जो डोपामीन के एक्सचेंज को अफेक्ट करती हैं. कई ऐसी मेडिकेशन पढ़ोगे जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज को अफेक्ट करती हैं. तो ये अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं. इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को कभी ब्लॉक करके, कभी इनके अपटेक को इंक्रीज करके, ये हमारे ब्रेन की जो काइंड ऑफ प्रोसेसेस है ना, उनको ये अफेक्ट करती हैं. दैट्स व्हाई दे क्रिएट द इफेक्ट्स जो भी हमको इनसे चाहिए होता है. ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई कि जितनी भी साइकेट्रिक मेडिकेशंस हम लोग पढ़ेंगे वो सभी के सभी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को अफेक्ट करेंगी. तो इसी तरह से ये अपने डिजायर्ड इफेक्ट दिखाएंगी. ओके, तो हमारे पास जो पर्पस होता है साइकेट्रिक मेडिकेशंस का, दैट इज टू इंप्रूव द सिम्टम्स ऑफ मूड डिसऑर्डर. अब मूड डिसऑर्डर कौन से होते हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर. ठीक है, तो उनके मतलब उनको इंप्रूव करने के लिए साइकोसिस किस केस में होता है? स्किज़ोफ्रेनिया. ठीक है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए और एंजाइटी वगैरह, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनको कंट्रोल करने के लिए जो मेडिकेशन हम लोग देते हैं वो होती हैं साइकेट्रिक मेडिकेशंस. एक एक मेडिकेशन की अलग से भी इंडिकेशन पढ़ेंगे. ओके, तो ध्यान से पेपर और पेन लेके बैठ जाना, क्योंकि आज मैं ये भी बताने वाली हूँ कि एनक्लेक्स में ज्यादातर कौन सी ड्रग्स आती हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड.
तो ये तो मतलब पहले हमने ब्रॉड कैटेगरी में साइकेट्रिक मेडिकेशंस पढ़ी हैं, अब साइकेट्रिक मेडिकेशंस की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट्स में आते हैं SSRIs, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SNRIs, selective norepinephrine reuptake inhibitors. Then we have tricyclic antidepressants and MAOIs. MAOIs का फुल फॉर्म है मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ये सारी जो मेडिकेशंस है ना, ये एंटी डिप्रेसेंट्स में आती है। मतलब जिन लोगों को डिप्रेशन होता है ना, उनको ये मेडिसिन हम लोग देते हैं। तो ये अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स को इफेक्ट करके ना, जो इफेक्टिवनेस है मेडिसिन की, वो दिखाती हैं। ठीक है। एंटीसाइकोटिक्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, टिपिकल एंड एटिपिकल। जो टिपिकल वाले होते हैं वो पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जैसे कि हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, उस केस में हम लोग देते हैं। और जो एटिपिकल होते हैं वो नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जैसे कि एपैथी है ना, लैक ऑफ इनिशिएशन, ऐसे ऐसे जो नेगेटिव साइंस होते हैं ना स्किज़ोफ्रेनिया के, उनको अफेक्ट करते हैं ये एटिपिकल वाले। तो जो हमारे पास एंटीसाइकोटिक्स हो गए वो टिपिकल और एटिपिकल हो गए। एंटी डिप्रेसेंट्स मैंने बता दिया आपको। और तीसरी कैटेगरी हमारे पास आती है एंग्जियोलाइटिक्स। जो एंग्जियोलाइटिक्स होते हैं ये एंजाइटी वाले पेशेंट को देते हैं, जिनको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। ठीक है। अब ऐसे में हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस आती हैं एंग्जियोलाइटिक्स के अंडर, बेंजोडाइजेपिन्स एंड नॉन बेंजोडाइजेपिन्स। तो दो तरह की इसमें आएंगी, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमारे पास मूड स्टेबलाइजर्स आते हैं, जैसे कि लिथियम एंड एंटी कन्वर्जेंट्स। जो लिथियम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये आपको ऑलमोस्ट हर टेस्ट में मिल जाती है। ये मूड स्टेबलाइजर होती है और हम लोग इसको बाइपोलर डिसऑर्डर के केस में देते हैं। ठीक है। और हमारे पास इसी के अंडर कुछ एंटी कन्वर्जेंट्स भी आते हैं, जो कि हम लोग किसके अंडर रखते हैं, मूड स्टेबलाइजर के अंडर रखते हैं। और कुछ स्टिमुलेंट्स हमारे पास होते हैं साइकेट्रिक मेडिकेशंस में। मेन तौर पे हम लोग आज एंटी डिप्रेसेंट्स पढ़ेंगे, एंटीसाइकोटिक्स पढ़ेंगे, एंग्जियोलाइटिक्स पढ़ेंगे और मूड स्टेबलाइजर पढ़ेंगे। ये चार कैटेगरीज है ड्रग्स की जो हम आज पढ़ेंगे। बाकी की जो बची उसके लिए शायद हम पार्ट 2 कर लेंगे। ओके, चलिए। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। एंटी डिप्रेसेंट्स, सबसे पहले हम लोग एंटी डिप्रेसेंट्स ही पढ़ेंगे। और एंटी डिप्रेसेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आते हैं SSRIs, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। हमारी बॉडी में ना एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है सीरोटोनिन, उसके रीअपटेक को ये लोग इनहिबिट करते हैं। और जैसे ही उसके रीअपटेक को ये लोग इनहिबिट करते हैं तो डिप्रेशन के सिम्टम्स जो होते हैं वो पेशेंट में इंप्रूव होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रिटेन होता है फिर हमारी बॉडी में। तो बेसिकली एग्जांपल्स इसकी है फ्लुक्सेटिन। फ्लुक्सेटिन जो नाम की ड्रग है ना, ये बहुत ज्यादा आपके पेपर में आती है। फ्लुक्सेटिन, सर्टेलिन एंड सिटेलोप्राम, ये तीन मेडिकेशन की एग्जांपल मैंने दी हैं, आप नोटबुक पे लिख लीजिए। फ्लुक्सेटिन, सर्टेलिन एंड सिटेलोप्राम, ये तीनों ही आपको लिख लेनी चाहिए। ये तीनों बहुत ज्यादा पेपर में आती है। इन तीनों में से कोई भी ड्रग आपके पेपर में आई तो आपको तभी पता होना चाहिए कि मैंने इस चीज के बारे में क्या क्या सोचना है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये SSRIs की कैटेगरी में है। ठीक है। दूसरी चीज, SSRIs और क्या क्या करते हैं वो आगे चल के पढ़ते हैं। फिलहाल इसके नेम आप अपने टिप्स पे रट लो। फ्लुक्सेटिन, सर्टेलिन, सिटेलोप्राम, तीन मेडिकेशन है जो मेरे को पता ही होनी चाहिए अपने पेपर के लिए। ठीक है। और इसमें ही ना एक और एंटी डिप्रेसेंट आता है विच इज नॉट SSRI, लेकिन वो एंटी डिप्रेसेंट की कैटेगरी में ही है, बुप्रोपियन। वो मेडिसिन भी बहुत ज्यादा आपके पेपर में आती है, बुप्रोपियन। ओके, तो उसको भी आप लोगों ने याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर सारे सेम ही होंगे इसके जैसी। ओके, तो चलिए, हाई ड्रग इंटरेक्शन है। SSRIs छोड़ो, जितनी भी साइकेट्रिक मेडिकेशन है पहले ब्यूटी लिखो। सब लोग अपनी नोटबुक में पहले साइकेट्रिक मेडिकेशन की ब्यूटी लिखो, SSRI तो फिर शुरू करते हैं। कुछ ब्यूटी का मतलब ये होता है कि कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं, फीचर हैं जो कि सारी साइकेट्रिक मेडिकेशन के सेम होते हैं। नंबर 1, नो साइकेट्रिक मेडिकेशन शुड बी मिक्स्ड विद ईच अदर विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना कभी भी दो साइकेट्रिक मेडिकेशंस को कंबाइन नहीं करते हैं, नेवर। इनकी आपस में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होती है, जिससे इफेक्ट इनहैंस होके आएगा या डिप्रेस हो जाएगा। नंबर 2, किसी भी साइकेट्रिक मेडिकेशन को कभी भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन के साथ नहीं लेना है। ओके, सबसे पहले दो साइकेट्रिक मेडिकेशन को कंबाइन नहीं करना है। नंबर 1 पॉइंट आप लिखिए।
नंबर 2 लिखिए, कभी भी हम लोग ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं लेंगे इफ वी आर ऑन साइकेट्रिक मेडिकेशंस। नंबर 3, और ये सभी ड्रग्स में फॉलो होगा, नंबर 3, साइकेट्रिक मेडिकेशंस को हमेशा टेपर किया जाता है, इनको कभी भी अब्रप्टली स्टॉप नहीं करना है। सारी की सारी साइकेट्रिक मेडिकेशन अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, जितनी भी साइकेट्रिक मेडिकेशन है ऑलवेज ऑलवेज टेपर, नेवर स्टॉप अब्रप्टली, अदरवाइज बहुत ज्यादा विड्रॉल इफेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 बोला, 2 ड्रग्स को मिक्स नहीं करेंगे। नंबर 2, ओवर द काउंटर नहीं लेंगे। नंबर 3, इनको टेपर करेंगे, एकदम से स्टॉप नहीं करेंगे। नंबर 4, बहुत ही जरूरी, जितनी भी साइकेट्रिक मेडिकेशन है ऑलमोस्ट सबसे लिवर और रीनल की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इफ टेकन फॉर द लॉन्ग टाइम। तो जितनी भी मेडिकेशन है ऑलमोस्ट सब में हम लोग रीनल और लिवर के फंक्शनल टेस्ट रन करेंगे। जी हाँ, जितनी भी साइकेट्रिक मेडिकेशंस हैं almost सब psychiatric medications if taken for the long time can cause problems in the liver and kidney, so renal or liver functional test LFTs and RFTs regularly run होते हैं if your patient is taking that medication for the long time। एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ऑलमोस्ट सारी साइकेट्रिक मेडिकेशंस की साइड इफेक्ट होता है फोटोफोबिया या फोटो सेंसिटिविटी। ओके, तो जितनी भी साइकेट्रिक मेडिकेशंस है ऑलमोस्ट सब मेडिकेशन का साइड इफेक्ट है फोटो सेंसिटिविटी, तो धूप से बचाना होगा। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, बाकी भी पॉइंट्स हैं जो कि हर एक ड्रग के स्पेसिफिक होते हैं। कुछ ड्रग्स हम ऐसी पढ़ेंगे जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेंगी, कुछ ड्रग्स हम ऐसी पढ़ेंगे जो कि स्टिमुलेट करेंगी। तो जो भी मेडिसिन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है उसकी वजह से स्लीपलेसनेस होती है, इनसोम्निया होता है, मतलब हमें नींद नहीं आती है। ठीक है, तो वो ड्रग्स हमें दिन के टाइम पे लेनी होगी। ठीक है, और कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं साइकेट्री में जो कि सेडेटिव इफेक्ट देती हैं हमारे ब्रेन के ऊपर। ठीक है, जो ड्रग्स हमें सेडेटिव इफेक्ट दे रही हैं, जैसे आप एल्प्राजोलम दे रहे हो, है ना, तो उनका सेडेटिव इफेक्ट है ना, तो ऐसी ड्रग्स हम लोगों को लेनी होती है रात के टाइम में। बात समझ आ रही है? तो ये चीजें नोट करो, कोई भी ऐसी साइकेट्रिक मेडिकेशन जो कि स्टिमुलेशन में बोलूंगी यहाँ पे, उसको लेना है दिन में, अर्ली ड्यूरिंग द डे, ताकि रात तक उसका असर जो है वो ठीक ठाक हो जाए और आपको नींद आ जाए। और जो सेडेटिव्स होते हैं, मतलब जिनका इफेक्ट जो होता है वो डिप्रेसिंग होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, उनको लेना है रात के आसपास में ताकि पेशेंट आराम से सोए। ठीक है, ओके। तो अगर इतनी बातें पता है ना साइकेट्रिक मेडिकेशंस में, और कुछ नहीं है, बस एक्शन पता होना चाहिए, नर्सिंग केयर आदि तो मैंने अभी बता दी आपको। बात समझ आई? तो चलिए, नहीं, पिछली स्लाइड निकालिए। SSRI जो होते हैं इनकी हाई ड्रग इंटरेक्शन है, तो वही वाली लाइन आ गई, SSRIs को कभी भी किसी और ड्रग के साथ मिक्स नहीं करेंगे। और तौबा तौबा करो, मायोइज के साथ तो कभी भी किसी भी ड्रग को मिक्स नहीं करना, मतलब मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ किसी भी ड्रग को कभी भी मिक्स नहीं करते हैं। SSRIs को तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और हर्बल थेरेपीज के साथ भी इसको मिक्स नहीं करना है। किसी भी साइकेट्रिक मेडिकेशंस को हर्बल थेरेपीज के साथ, मायोइज के साथ, दूसरी किसी भी मेडिकेशन के साथ, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, खासतौर पे जो कोल्ड मेडिकेशन होती हैं, मतलब जुकाम की दवाइयाँ होती हैं जो कि आपको ओवर द काउंटर मिलती हैं, उनके साथ तो बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं इनके? GI इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है अगर SSRI का रिएक्शन हो जाए या ओवरडोज हो जाए, या मान लो आपके इसका साइड इफेक्ट ही लगा लो, ड्राई माउथ होता है, CNS स्टिमुलेशन है, हाईलाइट कर रही हूँ CNS स्टिमुलेशन, इसका मतलब जो SSRIs होते हैं वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, अगर आपके ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो मैंने क्या बोला था, हमें नींद कम आएगी, तो इसीलिए पेशेंट को इनसोम्निया होता है। फोटो सेंसिटिविटी हर एक ड्रग से होती है, BP चेंजेस हो सकते हैं, BP हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। जो कॉमन पॉइंट्स मैंने आपको बताए ना, उसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो कि जितनी भी साइकेट्रिक मेडिकेशंस होती हैं दे अफेक्ट योर ब्लड प्रेशर एज वेल, दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज चेक BP।
always when your patient is taking this medication, always check blood pressure, because most of the drugs will either increase और डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. ओके, तो वो कॉमन पॉइंट में एक और लाइन ऐड कर लेना. यहाँ पे बीपी चेंजेस भी होते हैं और कई बार पेशेंट डिजी भी फील कर सकता है. ओके, नेक्स्ट करिए जी. तो नर्सिंग केयर क्या क्या रहती है? सबसे पहली चीज, कभी भी ऐसा SSRI दे रहे हो, ब्लड प्रेशर और वजन, ये दोनों चीजें पेशेंट के चेक करने ही करने हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर को भी इफेक्ट कर सकता है और वजन को भी इफेक्ट कर सकता है. देन उसके बाद सेफ्टी, अगर डिजीनेस हो रही है, क्योंकि सीजर भी इसका एक साइड इफेक्ट है, तो सीजर प्रिकॉशंस जो हैं वो देनी होंगी पेशेंट को, अगर पेशेंट को सीजर एक्टिविटी स्टार्ट होती है विद SSRIs. देन अवॉइड अल्कोहल, या ये भी एक कॉमन पॉइंट है, सारी ड्रग्स में फॉलो करना है. किसी भी साइकेट्रिक मेडिकेशन के साथ पेशेंट अल्कोहल नहीं लेगा. तुम बेटर है कि एक पेज मेरे लिए छोड़ दो, जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, तो उनको नोट करते जाओ, है ना. काफी पॉइंट्स मैंने बता दिए थे, उसमें 2 पॉइंट और ऐड कर लो कि हमेशा पेशेंट का ब्लड प्रेशर और वजन, वेट एंड बीपी चेक करना होता है हर एक साइकेट्रिक मेडिकेशन के साथ. और दूसरी चीज, अल्कोहल किसी के साथ कंबाइन नहीं करनी है. वो तो वैसे भी हम किसी ड्रग के साथ अदरवाइज भी कंबाइन नहीं करते हैं, पर साइकेट्रिक मेडिकेशंस के साथ स्पेशली कंबाइन नहीं करना है, क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट होता है, तो सेडेटिव्स के इस इफेक्ट को इनहैंस करेगा और स्टिमुलेंट्स के इफेक्ट को डाउन कर देगा. तो इसलिए अल्कोहल को कभी भी हम लोग मिक्स नहीं करेंगे. ओके, और इसके साथ साथ टेक मेडिसिन अर्ली टू प्रिवेंट इंसोम्निया. कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है. SSRIs जो होते हैं वो अर्ली ड्यूरिंग द डे हम लोग लेते हैं, ताकि रात को पेशेंट को सोने में प्रॉब्लम ना आए. मैंने बता दिया था ना पहले ही आपको. और इसके साथ साथ अल्कोहल और ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं लेनी, स्पेसिफिकली कोल्ड मेडिकेशन, जो जुकाम की दवाई होती है वो नहीं लेनी इसके साथ. देन मॉनिटर फॉर सुसाइडल पोटेंशियल ड्यूरिंग द इम्प्रूव्ड मूड एंड एक्टिविटी ऑफ द क्लाइंट. अगर आपका क्लाइंट बहुत ही खुश है, अपनी बिलोंगिंग्स जो है वो बांट रहा है, अपनी विल चेंज कर रहा है, उसका मूड इंप्रूव है, ठीक है, या सडन चेंज है मूड में, तो उसके ऊपर नजर रखिए, क्योंकि इस ड्रग का साइड इफेक्ट है कि पेशेंट सुसाइड करने का मन करता है पेशेंट का. तो आपको पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहना है एज अ नर्स कि सुसाइडल पोटेंशियल तो नहीं है. तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, जो सुसाइडल क्लाइंट होता है उसको कितने घंटे की ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है? जो सुसाइडल टेंडेंसी वाला क्लाइंट है, नर्सेस कम ऑन राइट योर आंसर्स. जो सुसाइडल टेंडेंसी वाला क्लाइंट होता है उसको कितने घंटे की ऑब्जर्वेशन चाहिए? फॉर हाउ मेनी आवर्स यू हैव टू ऑब्जर्व दैट क्लाइंट इन अ डे? कितने घंटे की ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है? लिखिए टीम, यू नीड टू टेल मी द आंसर व्हाट दे आर टाइपिंग. 24 hours. Everybody is writing 24 hours. Only one person. 24 hours. 24, yes, absolutely correct. Absolutely correct. जो सीजर वाला पेशेंट होता है उसको 24 आवर की ऑब्जर्वेशन ही चाहिए होती है. नॉट इवन फॉर अ सिंगल मिनट ही कुड बी आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है. और इसके साथ साथ ये भी लिखिए कि कौन सा ऐसा टाइम ऑफ योर शिफ्ट होता है या टाइम ऑफ द डे होता है जिसमें सुसाइड के मैक्सिमम चांसेस हैं. at what time of day the patient can commit suicide, and you have to be extra careful. Can you please write it for me? किस टाइम पे ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका पेशेंट सुसाइड कर लेगा, एंड यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस एट दैट टाइम. कम ऑन, टेल मी नर्सेस, कम ऑन. Early morning. अर्ली मॉर्निंग, What they're saying. क्या लॉजिक है? I think it's nighttime. No? 1, 2. फिर तो तुम तीसरा गैस तो फिर दोपहर ही है. मॉर्निंग इन्होंने बोल दिया, नाइट टाइम तुम बोल रहे हो. हाँ, Evening. Nighttime and evening. I'm not saying nighttime and evening. that means they seriously need to study about suicide, which is also another important topic of NCLEX RN. During dawn. The most important time when the patient can commit suicide is during your shift changes. जब भी आपकी शिफ्ट चेंज होती है, आप ओवर देने में बिजी हैं, उधर पेशेंट अपना काम करके खत्म कर देगा. ठीक है. तो कभी भी शिफ्ट चेंज होती है ना, चाहे वो मॉर्निंग की शिफ्ट चेंज हो रही है, इवनिंग की या नाइट की शिफ्ट चेंज हो रही है ना, तो पेशेंट को पता होता है कि इस टाइम पे शिफ्ट चेंजेस होती हैं एंड आई कैन कॉमिट सुसाइड. ठीक है.
तो प्लीज प्लीज बी ऑब्जर्वेबल ड्यूरिंग दैट टाइम। नर्सेस क्या हो गया यार, ये तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब उसके बाद है हमारे पास चेंज पोजीशन स्लोली, क्योंकि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकती है। ये भी एक कॉमन पॉइंट है, हर एक ड्रग में आएगा। कोई भी ड्रग आप दे रहे हो कॉमन पॉइंट्स में लिख लो बेटा। हर एक साइकेट्रिक मेडिकेशन के केस में पोजीशन स्लोली चेंज करना है। हर एक टाइप की, ऑलमोस्ट साइकेट्रिक मेडिकेशन, एवरी टाइप की साइकेट्रिक मेडिकेशन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कर सकती है इफ द पोजीशन ऑफ द पेशेंट इज चेंज्ड सडनली। ओके, इन एडिशन टू दिस डिसकंटिन्यूशन सिंड्रोम। अब डिसकंटिन्यूशन सिंड्रोम नाम से पता चल रहा है, अगर आप SSRIs को एब्रप्टली स्टॉप कर देते हो, कोई भी साइकेट्रिक मेडिकेशन को एब्रप्टली स्टॉप नहीं करते हैं, चाहे वो SSRI हो चाहे वो कोई भी हो। अगर आप एब्रप्टली स्टॉप करेंगे तो इफेक्ट जिस डिसीज के होंगे वो इनहैंस होके आएंगे। तो GI अपसेट होगा, पेशेंट की बिहेवियर चेंज होगी और स्लीप डिस्टर्बेंस होगा अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो इमीडिएटली। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ड्रग को हमेशा टेपरिंग का मतलब होता है धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे। वी विल नॉट एब्रप्टली स्टॉप इट। मेरा टीचर मेरे को पता है इस चीज के बारे में कैसे सिखाता था कि किसी भी ड्रग को बंद करना ना, इट्स लाइक जैसे आप किसी पहाड़ी से उतर रहे हो। टेपरिंग का मतलब होता है किसी पहाड़ी से उतरना। अब आप पहाड़ी से छलांग थोड़ी लगाओगे, आप पहाड़ी से धीरे धीरे ही उतरोगे ना। तो सेम साइकेट्रिक मेडिकेशंस का है। अगर आप उसको एकदम से डिसकंटिन्यू करते हो तो समझ लो यू आर जंपिंग फ्रॉम द माउंटेन एंड यू विल गेट इंजर्ड और यू मे डाई एज वेल। लेकिन अगर माउंटेन से नीचे उतरना है तो धीरे धीरे उतरना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज टेपरिंग ऑफ द मेडिकेशन। ओके, तो आप इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, सीरोटोनिन सिंड्रोम। ये SSRIs और मायोइज का जब आप कॉम्बिनेशन करते हो ना तो फिर ये सिंड्रोम होता है विच इज कॉल्ड एज सीरोटोनिन सिंड्रोम। एलिवेटेड टेम्परेचर, मसल रिजिडिटी, एलिवेटेड क्रिएटिनिन, फॉस्फोकाइनेज लेवल, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप SSRIs को मायोइज के साथ कंबाइन करते हो। हमेशा याद रखो मायोइज के साथ तो किसी भी ड्रग को कंबाइन करना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप SSRIs के साथ कंबाइन करते हो तो जो सिंड्रोम रिजल्ट होता है उससे उसको हम लोग बोलते हैं सीरोटोनिन सिंड्रोम। ये नहीं होना चाहिए, तो मायोइज को कभी भी SSRIs के साथ नहीं देना है। एंड टेक विद कॉशन इन प्रेगनेंसी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है पर डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। एंड इन एडिशन टू दिस एडल्ट हो गए, एडोलेसेंट्स हो गए, चाइल्ड हो गए, चिल्ड्रन हो गए और ओल्ड क्लाइंट हो गए, जेरियाट्रिक, इन तीनों में डोज जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट। तो डोज का ध्यान रख के फिर ये मेडिकेशन देनी है, ठीक है। तो SSRI आई होप सब लोगों को क्लियर हो गए होंगे। SSRIs के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारी साइकेट्रिक मेडिकेशंस के कॉमन पॉइंट्स हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, CNS स्टिमुलेशन करता है ये, तो इंसोम्निया होता है, तो इसलिए SSRIs दिन के टाइम में लेते हैं। इससे फोटो सेंसिटिविटी भी होती है, तो सनलाइट को अवॉइड करना है। एक आधी चीज और ऐड कर देती हूँ, इससे हमारा WBC काउंट कई बार लो हो जाता है। अगर न्यूट्रोफिल काउंट लो हो रहा है तो मेडिसिन को एक डोज के लिए विद होल्ड करके डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, और पेशेंट के सैंपल वगैरह होते हैं, अगर फर्दर WBCs और भी लो हो रहे हैं तो फिर डॉक्टर कोई और अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है वो ढूंढेगा। ओके, तो ये सारी चीजों का हम लोगों ने ध्यान रखना होता है while giving SSRIs और St. John's wort. If your patient is taking, you should know and you should never prescribe SSRIs. इसको हम लोग बोलते हैं मेडिकेशन रिकॉन्साइलिएशन। कभी भी SSRIs प्रिस्क्राइब कर रहे हो, पेशेंट को जरूर पूछो कि आप कोई हर्बल मेडिसिन तो नहीं ले रहे। अगर आपका पेशेंट ले रहा है तो ये मेडिसिन नहीं देते हैं फिर हम लोग। ओके, तो ये चीजें ध्यान में रखना। ये लाइव मेरा यूट्यूब पे सेव हो जाएगा। एक दिन में साइकेट्रिक मेडिकेशन नहीं भी याद रहती हैं तो इस लाइव को 10 बार सुनोगे तो दिमाग में जरूर मेडिकेशन बैठ जाएंगी, ठीक है। SSRIs तो हो गए भाई हमारे क्रिस्टल क्लियर। अब हम नेक्स्ट मेडिकेशन में चलते हैं जी। नेक्स्ट मेडिकेशन निकालिए जी, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ये भी एंटी डिप्रेसेंट्स की कैटेगरी में ही आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट के लिए। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं ये अगेन नॉरएपिनेफ्रिन का रीअपटेक को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, और हमें डिप्रेशन से निकालते हैं। तो इसका जो सबसे फेमस इसके अंडर ड्रग आती है दैट इज एमिट्राइटलिन। एमिट्राइटलिन हो गई, क्लोमिप्रामीन हो गई और इमीप्रामीन हो गई। ये तीनों में से आपके पेपर में कोई भी आ सकती है। एमिट्राइटलिन, देन यू हैव क्लोमिप्रामीन एंड इमीप्रामीन। जो क्लोमिप्रामीन है ना, सेकंड नंबर वाली क्लोमी, CLOMI PRAMINE,
क्लोमिप्रामीन ये मेडिकेशन हम लोग ओसीडी के ट्रीटमेंट में देते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है उसके ट्रीटमेंट में ये मेडिकेशन जाती है। तो ये क्योंकि ये नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को ब्लॉक करते हैं तो इसलिए हमारे डिप्रेशन को ये मैनेज करते हैं। कार्डियक टॉक्सिसिटी हो सकती है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी आप ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हो ना तो कार्डियक टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन के को ये ब्लॉक करते हैं। अब ये है कि कार्डियक टॉक्सिसिटी ना हो जाए पेशेंट को, ये मेडिसिन देने से पहले हम लोग ईसीजी करते हैं पेशेंट की। अगर पेशेंट की ईसीजी नॉर्मल है तो ही ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब एंटी डिप्रेसेंट चल रहे हैं उस टाइम पे भी रेगुलरली पेशेंट की ईसीजी होती है टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर ईसीजी में कोई भी हमें चेंजेस दिखते हैं, डिसरिथमियास दिख रहे हैं, तो इस मेडिसिन को चेंज कर सकता है डॉक्टर, ओके। तो यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको एग्जाम में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स कभी भी पेपर में आते हैं तो नॉरएपिनेफ्रिन को याद रखना है और ये सोचना है कि इसका हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए हम लोगों को ईसीजी लगातार करनी होती है इन पेशेंट्स की। अब अगेन ये ड्रग को हम अल्कोहल, एंटीहिस्टामिन्स और मायोइज के साथ नहीं लेते हैं, ठीक है। एंड ये अपना क्लोमिप्रामीन जो ड्रग है दैट इज यूज्ड टू ट्रीट ओसीडी, ये पॉइंट आप याद रख के जाएंगे। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? जो इसके साइड इफेक्ट है ना वो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट है। अब एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स में क्या होता है, हमारा सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट कभी भी होगा, एक तो आपका ड्राई माउथ हो जाएगा, दूसरा आपके प्यूपल डायलेटेड हो जाएंगे, तीसरा आपका जो जीआई सिस्टम है ना उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बहुत स्लो हो जाएंगी। ये तीनों एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट में आते हैं, ड्राई माउथ, प्यूपल डायलेटेड और जीआई सिस्टम में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो तो कॉन्स्टिपेशन होगा, और क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट में ये हमारी सिक्रीशंस को डिक्रीज करता है तो यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, बॉवल रिटेंशन हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, डायलेटेड प्यूपिल, ब्लड विजन। तो इसमें हम लोग एक ड्रग देते हैं, अगर इसका ये साइड इफेक्ट, आपने ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दिया, पेशेंट को टॉक्सिसिटी होगी, लेट अस सपोज ये सारे एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, इनको ट्रीट करने के लिए हम लोग फाइजोस्टिग्मिन का इंजेक्शन जो है वो देते हैं। ये जो इंजेक्शन होता है ये कॉलिनेस्ट्रेज को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो कॉलिनेस्ट्रेज को इनहिबिट करेगा तो जो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स हैं वो रिवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग देते हैं एंटी डिसरिथमिक मेडिकेशन कोई भी, ताकि जो डिसरिथमियास हैं वो ट्रीट हो सकें। तो मैंने अभी क्या बताया कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की टॉक्सिसिटी से एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स आ सकते हैं, जिसमें बॉडी सिक्रीशन सूख जाती हैं आपकी पूरी, ठीक है। उसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन, क्या उसको बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हुई तो कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ होगा, है ना, और प्यूपिल डायलेटेड होंगे। और इसके साथ साथ दिल में इफेक्ट, कार्डियक डिसरिथमियास हो सकते हैं। तो उन दोनों को काउंटरैक्ट करने के लिए फाइजोस्टिग्मिन इंजेक्शन जो कि एंटीकोलिनेस्ट्रेज है और इसके साथ साथ हम लोग देते हैं एंटी डिसरिथमिक मेडिकेशंस। कार्डियक डिसरिथमियास हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स में वेट गेन हो सकता है, सिडेशन, डिक्रीज और इंक्रीज लिबिडो। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिडेशन दैट मीन्स ये आपको सुलाता है। SSRIs क्या कर रहे थे, स्टिमुलेट कर रहे थे, और इसके साइड इफेक्ट में क्या आ रहा है, सिडेशन, ठीक है। तो चलिए नर्सिंग इंटरवेंशंस देखते हैं। तो you have to check BP and weight, as I have told you about every psychiatric medication. As a nurse you have to check the BP and weight. Avoid alcohol and over the counter medication, same thing. Then administer medication at bedtime. Administer medication at बेड टाइम, ये आपको अलग अलग लिख लेना चाहिए। SSRIs को कब दे रहे थे, अर्ली ड्यूरिंग द डे, क्योंकि नींद नहीं आती है उसको लेके। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स को कब दे रहे हैं, ड्यूरिंग द बेड टाइम, क्योंकि ये सिडेशन करता है, तो इसलिए इसको बेड टाइम में देंगे ना। अब नीचे येस और नो में लिखो, अगर आपका पेशेंट ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है तो क्या उसको ड्राइविंग करनी चाहिए, येस और नो लिखिए नीचे। क्या इस पेशेंट को ड्राइविंग करनी चाहिए, रोड ड्राइव करना चाहिए, बताइए, येस और नो, येस और नो, येस और नो, कम ऑन राइट जी। कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जिसमें अलर्टनेस चाहिए होती है, क्योंकि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैव
सेडेटिव इफेक्ट ऑन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये चीज याद रखना। एंड टेपर द मेडिकेशन एंड डू नॉट स्टॉप इट अब्रप्टली। सेम पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। फॉर ड्राई माउथ सक ऑन हार्ड कैंडी और डू द माउथ रिंसेस। ठीक है, तो क्योंकि ड्राई माउथ इसका साइड इफेक्ट तो है ही है, एंटीकोलिनर्जिक है, तो हार्ड कैंडी को चूसते रहिए और इसके साथ साथ अपने माउथ रिंस बार बार करते रहिए। और इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, बहुत सारी साइकेट्रिक मेडिकेशंस कभी इमीडिएटली इफेक्ट नहीं करेंगी कि आप आज ले रहे हो, जैसे एलोपैथिक बाकी मेडिकेशंस होती हैं, पेन किलर लिया 20 मिनट्स के बाद असर हो गया, इंसुलिन लिया 1 घंटे के बाद असर हो गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। जो साइकेट्रिक मेडिकेशंस आप लेते हो 7 से 10 दिन लगते हैं इनिशियल इफेक्ट आने में, और फुल इफेक्ट आने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। तो ना कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मेडिकेशन कॉम्प्लायंस? कॉम्प्लायंस का मतलब होता है जिस तरह से हमें ड्रग प्रेस्क्राइब करी गई है, वी आर टेकिंग द ड्रग इन द सेम मैनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी आप एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे हो, एंजाइटी की मेडिकेशन दे रहे हो, एंटी साइकोटिक दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पेशेंट ने 1 हफ्ता मेडिकेशन ली और वो सोच रहा है असर तो हो नहीं रहा तो आपने मेडिकेशन बंद कर दी। डोंट डू दिस। आप पहले ही बताइए दैट इट विल टेक सम टाइम फॉर द मेडिकेशन टू बी इफेक्टिव। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं उनका ड्रग रिस्पॉन्स आने में 2 से 4 हफ्ते लगेंगे। सो यू हैव टू कीप ऑन टेकिंग देम। डू नॉट थिंक दैट द मेडिकेशन इज नॉट वर्किंग, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इट विल टेक 2 to 4 weeks फॉर द इफेक्ट्स टू अपीयर। टेक द मेडिसिन रेगुलरली। ये इस पॉइंट में मैं इतना एम्फेसिस कर रही हूं क्योंकि ये चीज आपके पेपर में आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी आती है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के बाद जो तीसरा हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट है दैट इज मायोई। मायोई बहुत ही खतरनाक मेडिसिन होती है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ये क्या करता है? मोनोअमीन ऑक्सीडेज को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से सीरोटोनिन वगैरह की जो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो हमें खुशी होती है। ठीक है, अब जो मायोईज होते हैं ना, मायोईज ये इसका एग्जाम्पल है। ओके, मायोईज जो होते हैं ना ये सबसे खतरनाक कैटेगरी पता क्यों है? क्योंकि मायोईज के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। मायोईज को आप किसी भी और मेडिसिन के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। कितने ऐसे फूड होते हैं जो आप मायोईज के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि मायोईज उन फूड्स के साथ हम ले ही नहीं सकते जिनमें टायरामिन होता है। अगर आपने कोई भी एक भी ऐसा फूड खा लिया जिसमें टायरामिन है, और बहुत सारे फूड्स में टायरामिन होता है, मैं बताऊंगी आगे चल के, अगर आपने कोई भी ऐसा फूड खा लिया जिसमें टायरामिन है तो मायोईज की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, और मायोईज की टॉक्सिसिटी से सीधी डेथ होती है, क्योंकि मायोईज की टॉक्सिसिटी से हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है। बात समझ आ गई? तो मायोईज इज ऑलवेज द लास्ट चॉइस। मायोईज इज नेवर द फर्स्ट चॉइस। मायोईज को हमेशा तब देते हैं जब बाकी की एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस आर नॉट वर्किंग एंड ईसीटी का कोई असर हो नहीं रहा। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसमें हम लोग करंट देते हैं और सीजर इंड्यूस करते हैं, उस एक्टिविटी का कोई डिप्रेशन पे असर नहीं हो रहा है, उस टाइम पे हम लोग मायोईज देंगे। ठीक है, लास्ट चॉइस है ये। ओके, तो मायोईज जो होते हैं नॉट अ फर्स्ट चॉइस। फेनालाजिन इसका एग्जाम्पल है। नेवर मिक्स देम विद एनी अदर मेडिकेशन, इट कॉजेज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। नेवर नेवर, कभी भी मिक्स नहीं करना है। साइड इफेक्ट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इसका साइड इफेक्ट है। ये तब नहीं मैं बोल रही जब आप इसको किसी के साथ मिक्स कर रहे हो, खाली सिर्फ मायोईज ले रहे हो तो क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, रेस्टलेसनेस, जीआई अपसेट, इंसोम्निया, वीकनेस, सीएनएस स्टिमुलेशन। सीएनएस स्टिमुलेशन, एसएसआरआईज भी सीएनएस स्टिमुलेशन कर रहे थे और मायोईज भी सीएनएस स्टिमुलेशन कर रहे हैं। अब आपका दिमाग काम करना चाहिए, किस टाइम पे मायोईज देना है, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे। प्लीज टाइप मायोईज किस टाइम ऑफ द डे में देना प्रेफरेबल होता है, लिखिए नीचे। डे में देंगे कि नाइट में देंगे? सीएनएस स्टिमुलेशन और इंसोम्निया करेगा, बताइए।
अलर्टनेस इंक्रीज करता है। तो किस टाइम ऑफ द डे में देंगे? लिख रहे हैं बच्चे नीचे, Daytime. कई नाइट भी लिख रहे हैं। मतलब आपने सेडेटिव्स लिए हुए हैं, आप सेडेटिव लेके क्लास ले रहे हो क्या? अगर पेशेंट को इंसोम्निया हो रहा है तो बेटा नाइट में क्यों देनी है मेडिसिन? ताकि वो सारी रात जागता रहे और आपकी ड्यूटी मुश्किल कर दे। मायोइज को दिन में देना है, अर्ली ड्यूरिंग द डे, बिकॉज इट कॉजेज इंसोम्निया। रात को तो सोते हैं बेटा, रात को क्यों देना है? इफ यू विल गिव मायोइज एट नाइट, योर पेशेंट विल नॉट स्लीप फॉर द होल नाइट, कंडीशन और भी डिटीरियोरेट हो जाएगी, ब्रेन नीड्स रेस्ट। तो ये अर्ली ड्यूरिंग द डे में देना होता है, नॉट ड्यूरिंग द नाइट। ओके, ये क्वेश्चन आएगा आपको एनक्लेक्स में। चलिए नेक्स्ट करिए। मायोइज जो होते हैं, कभी भी आप दे रहे हो बीपी चेक करना है। क्या बोला था मैंने? बहुत सारी साइकेट्रिक मेडिकेशन में बीपी चेक करना होता है। बीपी चेक करना है फॉर हाइपरटेंशन, ऑल्सो फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस। कभी हो सकता है कि पेशेंट टायरामिन वाला फूड खा ले तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस ना हो जाए। नोटिफाई द डॉक्टर इफ पाल्पिटेशंस और फ्रीक्वेंट हेडेक अकर्स। तो हम लोग पेशेंट को या पेशेंट के रिलेटिव्स को ये एडुकेट करेंगे कि अगर हेडेक होती है बार बार, खास तौर पे ऑक्सीपिटल, क्योंकि वो हाइपरटेंशन का इंडिकेशन हो सकता है, और दिल में घबराहट होती है जिसको हम लोग पाल्पिटेशन बोलते हैं, अगर ये चीजें हो रही हैं इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो रहा है बिकॉज यू हैव ईटन समथिंग विद मायोइज और यू हैव टेकन सम मेडिसिन विच शुड नॉट हैव बीन टेकन विद विच शुड नॉट, यू शुड नॉट टेक विद द मायोइज। देन उसके बाद इन्फॉर्म दैट द मेडिकेशन इफेक्ट विल बी सीन इन 3 weeks। अगेन आप मायोइज ले रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक ही हफ्ते में मेरा सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मायोइज धीरे धीरे असर करते हैं, 3 हफ्ते लगेंगे फुल इफेक्ट आने में। तो यू हैव टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली। देन अवॉइड कैफेन। कैफेन क्यों? क्योंकि कैफेन से भी हाइपरटेंशन होता है, तो इसके साथ कॉफी नहीं लेनी है, ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेनी है। अवॉइड फूड दैट कंटेन टायरामिन। अब बात करते हैं, टायरामिन इज अ फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, और ये किन किन फूड्स में होता है हमारे पास? एवोकेडोज में टायरामिन होता है, योगर्ट में टायरामिन होता है ना, आई थिंक पोटैटोज में टायरामिन होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें टायरामिन है। अ फुल लिस्ट कैन बी सर्च्ड। ओके, तो जितने मुझे अभी तक याद है, देयर आर सो मेनी फूड, मीट और मीट प्रोडक्ट्स में भी होता है। इन एवरीथिंग देयर इज टायरामिन ऑलमोस्ट। इसीलिए मायोइज हम लास्ट में रखते हैं, क्योंकि फिर बहुत कम चॉइस रह जाती है पेशेंट की खाने की जिसमें टायरामिन ना हो, क्योंकि टायरामिन लेगा तो हाइपरटेंशन होगा। Then administer early during the day to prevent insomnia, already discussed. The medicine should be tapered, same point for all the psychiatric medications. Wear medical alert bracelet. जो लोग मायोइज पे होते हैं ना, वो बड़े फ्यू होते हैं, क्योंकि मायोइज हम लास्ट रखते हैं ना, पहले तो देते नहीं हैं। और कभी भी कोई इंसान मायोई ले रहा है तो मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट पहनना होगा जिस पे लिखा होगा ऑन मायोइज। कहीं पे भी अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गया, तो इमीडिएटली पता तो चल जाएगा कि ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है, बिकॉज यू हैव वॉर्न द ब्रेसलेट एंड उस पर मेडिकल जो स्टाफ है वो पढ़ लेगा कि आप मायोइज ले रहे हो, तो ईजी हो जाएगा आपकी कंडीशन को मैनेज करना। तो ये चीज़ हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट करिए, एंटीसाइकोटिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स। अगर मैं एनक्लेक्स में बोलूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किन ड्रग्स में से आते हैं, तो वो ये हैं, एंटीसाइकोटिक्स ज़रूर आते हैं 100%। पूरी की पूरी केस स्टडी भी आ सकती है अनफोल्डिंग वाली, जिसमें इन्हीं की बात होगी। तो जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस होती हैं, बेसिकली जो साइकोसिस होती है वो थॉट प्रोसेस की डिसीज है। स्किज़ोफ्रेनिया वाला जो पेशेंट है उसका थॉट प्रोसेस जो है वो डिस्टॉर्ट होता है, उसका मूड भी डिस्टॉर्ट होता है ना, पर्सनैलिटी पूरी डिस्टॉर्टेड होती है। उस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं एंटीसाइकोटिक्स। तो बेसिकली ये थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे, बिहेवियर को इम्प्रूव करेंगे। दे विल रिड्यूस द साइकोटिक सिम्टम्स, साइकोटिक सिम्टम्स को रिड्यूस करेंगे, जो कि हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स हो सकती हैं। पता ना, हेलुसिनेशंस जो कान में बोलती हैं कि छलांग लगा दो, इसको मार दो, हेलुसिनेशन आपको दिखाई भी दे सकते हैं, भूत उड़ रहे हैं, दे आर द हेलुसिनेशंस, है ना। डिल्यूजन का मतलब शक हो जाना, शक होना कि ये मेरे को मारना चाहता है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मेरे से तो ऊपर और कोई भी नहीं है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ये मेरे को मार देगा। डिल्यूजन ऑफ जेलसी, मेरा पार्टनर किसी और के साथ अफेयर चला रहा है। तो कई तरह की डिल्यूजन्स भी होती हैं और हेलुसिनेशंस भी। दे कम अंडर द पॉजिटिव साइंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया।
उनको ट्रीट करने के लिए एंटीसाइकोटिक्स देते हैं, ठीक है। इट अफेक्ट द डोपामिन रिसेप्टर्स एंड रिड्यूस द साइकोटिक सिम्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस को अंडरस्टैंड करने में। जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस होती हैं वो डोपामिन की रिलीज को ब्लॉक करती हैं। डोपामिन की रिलीज और किस डिसीज में कम होती है बताइए? अगर हमारी बॉडी में डोपामिन कम हो जाएगा तो हमें कौन सी डिसीज होती है डोपामिन की डेफिशिएंसी से? नीचे टाइप करिए सब लोग, फिर मैं आपको अमेजिंग चीज बताती हूँ, आप एनक्लेक्स में फिर फेल नहीं होंगे कभी भी। बताइए डोपामिन कौन सी डिसीज में कम रिलीज होता है? मतलब डोपामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? क्या टाइप कर रहे हैं ये लोग? पार्किंसंस टाइप कर रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। Depression. हाँ, तो अब थोड़ा सा हमजा को भी टीच करते हैं। हमजा, डोपामिन की डेफिशिएंसी से पार्किंसंस हो रहा है, Yes. राइट? एंटीसाइकोटिक्स आर अफेक्टिंग द डोपामिन, दे आर डिक्रीजिंग इट। Yes. तो अगर डोपामिन पार्किंसंस में भी कम हो रहा है, अगर एंटीसाइकोटिक्स भी डोपामिन कम कर रहे हैं, तो एंटीसाइकोटिक्स के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? सेम वही जो पार्किंसंस डिसीज में होते हैं। Yes. इन पार्किंसंस डिसीज ये फंस गया आज हमारा कैमरामैन। इन पार्किंसंस डिसीज योर बॉडी शेक्स, Shakes, yeah. राइट? योर बॉडी इज नॉट स्टेबल, Yeah. you have tremors in the hands and in the whole body, Yeah. you have the shuffling gait, Yeah. you are not able to walk straight, Yeah. and you will walk very slow. Very slow. And the most important characteristic feature, mask like face, the face with no expressions. Yes. All these things are the side effects of antipsychotics. तो अगर आपने पार्किंसंस डिसीज पढ़ी है तो एंटीसाइकोटिक्स के साइड इफेक्ट याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। Do they still give them levodopa or is it? नहीं देना है इसके साथ, Acha, that's a, नहीं देना है, नहीं देना है, इसके देना है, एक कंडीशन में देंगे। okay. तो बेसिकली इट अफेक्ट द डोपामिन रिसेप्टर्स एंड रिड्यूस द साइकोटिक सिम्टम्स, ठीक है। तो साइकोटिक सिम्टम्स को ये डिक्रीज करते हैं। इंडिकेशंस क्या क्या हैं? स्किज़ोफ्रेनिया, स्पेशली जब उसके पॉजिटिव साइंस होते हैं। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो एंटीसाइकोटिक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टिपिकल एंड एटिपिकल। जो टिपिकल वाले होते हैं आपने ये याद रखना है, दे आर हेल्पिंग इन द पॉजिटिव साइंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जैसे कि हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। और एटिपिकल हम लोग देते हैं इनटू द नेगेटिव साइंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जैसे एपैथी, एलॉजिया, इनिशिएशन ऑफ एक्टिविटी को नहीं होना, है ना, एनर्जिया। उन केसेस में हम लोग जो हैं एटिपिकल वाले देंगे, ओके। तो इंडिकेशन स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, एक्यूट मेनिया, इन सारी कंडीशंस में आप एंटीसाइकोटिक्स देते हैं। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है? सीएनएस डिप्रेशन में नहीं देना है, पार्किंसंस डिसीज में नहीं देना है, खासतौर पे टिपिकल, ठीक है। तो पार्किंसंस डिसीज में नहीं देंगे क्योंकि इसका साइड इफेक्ट ही पार्किंसंस डिसीज जैसे लक्षण है, साइन एंड सिम्टम्स लाइक पार्किंसंस डिसीज। तो क्यों देंगे उस डिसीज में? बिल्कुल नहीं देना है। आगे चलिए, एंटीसाइकोटिक, टिपिकल एंटीसाइकोटिक मोर इफेक्टिव फॉर द पॉजिटिव साइन। एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोरप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल और लॉक्सापिन। आपको जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है वो है ये हेलोपेरिडोल। आपको सबसे ज्यादा जो एंटीसाइकोटिक एनक्लेक्स आरएन में पूछते हैं दैट इज हेलोपेरिडोल। ऑल्दो आपके पास क्लोरप्रोमाजीन और लॉक्सापिन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ओके। तो आपको कभी भी आता है, आप सोच लो ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, इसका मतलब आपके स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को हेलुसिनेशन और डिल्यूजन हो रहे हैं, उस केस में ये दे रहे हैं, ठीक है। इनके नाम रट लेने हैं सब लोगों ने। उसके बाद है हमारे पास एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स मोर इफेक्टिव इन नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो हमारे पास रिस्पेरिडोन और क्लोजापिन आता है। रिस्पेरिडोन भी बहुत ज्यादा आपके टेस्ट में आता है, बहुत ज्यादा। रिस्पेरिडोन एंड क्लोजापिन ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, यू शुड रिमेंबर बोथ ऑफ देम, ओके। तो आप नेम नोट कर लीजिए, क्लोरप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल, लॉक्सापिन। Chlorpromazine, haloperidol and loxapine, these are the typical ones. Atypical, risperidone and clozapine. यहाँ तक कि आता है एनक्लेक्स में ज्यादातर, ठीक है। अगर बहुत किस्मत खराब है तो कोई और ड्रग डाल देंगे, बट यही ज्यादातर आपके पेपर में घूमती रहती है। चलिए नेक्स्ट,
फुल थेरापेटिक इफेक्ट्स आर सीन इन 3 to 6 वीक्स। सबसे पहली चीज जो मैं अपने पेशेंट को बोलूंगी या उसके जो भी केयर टेकर है उनको बताऊंगी कि 3 से 6 हफ्ते लगेंगे फुल इफेक्ट आने में। तो घबरा मत जाना और ड्रग को बंद मत कर देना। 3 to 6 वीक्स तो लेना पड़ेगा आपको टू सी द इफेक्ट्स। और इसके साथ साथ लिक्विड फॉर्म ऑफ मेडिकेशन इज प्रेफरेबल। क्यों प्रेफर करते हैं लिक्विड फॉर्म ऑफ मेडिकेशन? आपको मालूम है ना, जो स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स होते हैं ना, वैसे आपको देखने में लगेगा कि इनको कुछ नहीं पता चल रहा, बट दे आर वेरी क्लेवर। क्या होता है कि जब आप टेबलेट दे रहे हो ना, वो टेबलेट माउथ के आसपास में रख लेते हैं, सिर्फ पानी पी लेते हैं, ठीक है, और माउथ में टेबलेट रख रही, बाद में थूक देंगे, स्पिट कर देंगे, दे आर नेवर टेकिंग द मेडिकेशन। इसीलिए हम लोग साइकेट्री में लिक्विड फॉर्म ऑफ एंटीसाइकोटिक्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सिरप की फॉर्म में जो होता है, एज कम्पेयर टू टेबलेट। और अगर कभी आपका पेशेंट टेबलेट ले भी रहा है तो साइकेट्रिक नर्स की ये ड्यूटी होती है कि मुंह खुलवा के पूरा चेक करना है कि मेडिसिन इनगल्फ करी है कि नहीं। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो लिक्विड फॉर्म ऑफ एंटीसाइकोटिक होते हैं दे आर मोर इजिली एब्जॉर्ब्ड एंड फास्ट एब्जॉर्प्शन होती है एज कम्पेयर टू टेबलेट्स। तो इसलिए हमेशा चेक करें कि जो जब भी आप लिक्विड फॉर्म दे रहे हो उसका असर जल्दी होगा, कहने का मतलब। और लिक्विड फॉर्म को कभी भी स्किन के साथ टच नहीं करना चाहिए, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है अगर ये मेडिसिन आपकी स्किन को टच कर जाए। ओके, देन अवॉइड अल्कोहल एंड ओवर द काउंटर मेडिकेशन। डोंट स्टॉप एब्रप्टली, चेंज पोजीशन स्लोली, क्योंकि इनसे भी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। मेडिसिन कैन कॉज चेंज इन द यूरिन कलर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हेलुसिनेशन डिल्यूजन हो रही होती हैं, अगर ऊपर से यूरिन रेड कलर का आ जाए फिर वो तो घबरा ही जाएगा पेशेंट। तो इसलिए उसको ऑलरेडी बताना है कि ये मेडिसिन आप लोगे तो यूरिन का कलर चेंज होके पिंक या रेड हो सकता है, तो घबराना नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड ड्यू टू ड्रग एंड इट इज नॉट ब्लड इन योर यूरिन। ओके, तो ये चीज बहुत ध्यान से बतानी है। नेक्स्ट करिए, एंटीसाइकोटिक के साइड इफेक्ट। मेरी तरफ से 100% ये चीज लिख लो आप, एनक्लेक्सारेन अगर कभी एंटीसाइकोटिक्स में से कुछ भी आपको पूछता है, वो सबसे ज्यादा इसके साइड इफेक्ट पूछता है। 100% लिख लो आप। कभी भी आप एंटीसाइकोटिक पढ़ोगे, अगर एनक्लेक्स में क्वेश्चन आएगा तो इसके साइड इफेक्ट से आएगा। आप लोग न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम पढ़ते हो ना, पूरी की पूरी केस स्टडी आ जाती है उसके ऊपर आपके टेस्ट में, वो इन्हीं ड्रग्स का साइड इफेक्ट है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इज अ साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन का साइड इफेक्ट रटने की तो जरूरत ही नहीं है। जो चीजें पार्किंसंस डिसीज में होती है वही यहाँ पे होंगी, कुछ 2-3 चीजें हैं जो वेरी करेंगी, ठीक है। तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, एक तो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, सेम एज ट्राईसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट है ना, तो सेम उनके जैसे साइड इफेक्ट जो हैं वो आपको एंटीसाइकोटिक में मिलेंगे, एंटीकोलिनर्जिक। वही ड्राई माउथ, वही यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, टैकीकार्डिया, वो सब। और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट है, पार्किंसोनिज्म, ट्रेमर, मास्क लाइक फेस, शफलिंग गेट, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का मतलब डिफिकल्टी इन इनगल्फिंग, एंड ड्रूलिंग, मुंह से लार निकलेगी, ड्रूलिंग, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने सलाइवा को। देन डिस्टोनियास, डिस्टोनिया का मतलब होता है जो टोन होती है आपके मसल्स की वो अफेक्ट होती है, तो इसकी वजह से ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस आता है। ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द आई, अपने आप मूवमेंट ऑफ द आई अपवर्ड होगी। दिस इज कॉल्ड एज ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस एंड दिस इज अ इनवॉलेंट्री एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द आई, जिसको पेशेंट कंट्रोल नहीं कर सकता। ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस, so that is a side effect of this medication. Then facial grimacing. फेशियल ग्राइमसिंग का मतलब होता है फेस के ऊपर टिक्स आते हैं, स्पाज्म आते हैं, इनवॉलेंट्री आते हैं। ये तब हो रहा है जब आपका पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। इनवॉलेंट्री टिक्स एंड स्पाज्म्स ऑफ द फेस, दैट इज कॉल्ड एज फेशियल ग्राइमसिंग, एंड ऑल्सो oculogyric crisis, the abnormal upward movement of the eye. That is a side effect of antipsychotic medications. Next करिए, टार्डिव डिस्काइनेजिया, बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है एनक्लेक्सारेन का। टार्डिव डिस्काइनेजिया में क्या होता है कि प्रोट्रूजन ऑफ द टंग हो जाता है, पेशेंट की जो जीभ होती है उस पर कंट्रोल नहीं रहता, वो अपने आप प्रोट्रूड होकर बाहर निकलती रहती है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं जिसको पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाता, किसी भी तरह की मूवमेंट्स हो सकती हैं। और चूइंग मूवमेंट्स फेस में होती रहती हैं, जो फेस है उसमें चूइंग मूवमेंट्स होती रहती हैं जो कि अनकंट्रोलेबल है। तो मूवमेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम हुई, ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस,
फेशियल ग्राइमसिंग, ओके, जिसमें के टिक्स पड़ते हैं और स्पाज्म पड़ते हैं फेस के ऊपर जो कि टोटली अनकंट्रोलेबल है। टार्डिव डिस्काइनेजिया, टंग प्रोट्रूड होके बाहर आ जाती है, एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स होती हैं और फेस में चूइंग मूवमेंट होती है जो कि अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। तो ये इसके साइड इफेक्ट हैं। और इसके साथ साथ ड्राउजीनेस, प्रूराइटिस मतलब खुजली होना पूरी बॉडी में, फोटो सेंसिटिविटी, गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, मेल में ब्रेस्ट बन जाती है और लैक्टेशन होने लगती है, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने लगती है और एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हो जाता है। ये इसका साइड इफेक्ट है इस ड्रग का, ठीक है। तो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम तब होता है जब इनिशियली या तो आप एंटीसाइकोटिक लेना शुरू करते हो या सडनली डॉक्टर एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन की डोज इंक्रीज करता है या आपके पेशेंट के एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन के साथ कोई एक और ड्रग कंबाइन होगी। इन तीनों कंडीशन में आपके पेशेंट को न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होगा। सबसे बड़ी बात जो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में गंदी होती है, बुरी होती है, वो ये होती है कि आपके जितने भी वाइटल होते हैं सब गड़बड़ हो जाते हैं। बीपी हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, रेस्पिरेशंस फास्ट भी हो सकती हैं, स्लो भी हो सकती हैं, इसमें आपको टेकिकार्डिया भी हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, लेकिन फीवर हमेशा होगा, ओके। तो कभी भी न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम आता है तो हम लोगों को एक तो कूलिंग ब्लैंकेट देना होता है ताकि पेशेंट का टेम्परेचर लो करें। ये मेडिसिन को डॉक्टर बंद करके कोई और मेडिसिन शुरू करेगा क्योंकि एकदम से विड्रॉल भी नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग पेशेंट को बीपी जो है उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में ये करते हैं। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को पता क्या आती है, ये एंटीडोट पूछने लगते हैं। इस चीज का एंटीडोट क्या है? अब इस चीज का एंटीडोट क्या है? एंटीसाइकोटिक्स का कभी भी कोई फिक्स एंटीडोट नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कॉलिनेस्ट्रेज मेडिकेशन फाइजोस्टिग्मिन वगैरह दे रहे थे ना ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हो सकती है या जो कॉज है उसको आप ट्रीट कर सकते हो। लेकिन ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में हम लोग डेंड्रोलिन दे सकते हैं जो कि एक मसल रिलैक्सेंट है टू रिड्यूस हाइपरथर्मिया एंड रिजिडिटी। ये आपको बहुत कम जगह पे मिलेगा, तो इसलिए इस ड्रग को आप लिख लीजिए कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिकेशन देते हैं। प्लीज राइट डाउन ऑन योर नोटबुक, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि आपके पेपर में न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम बहुत ज़्यादा आता है। तो जो मेडिसिन इस केस में दे सकते हैं दैट इज डेंड्रोलिन जो कि एक मसल रिलैक्सेंट है। इसके साथ साथ आप दे सकते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन जो कि डोपामिन एगोनिस्ट है टू काउंटरैक्ट डोपामिन ब्लॉकेड, ठीक है। तो एक दे सकते हैं डेंड्रोलिन, दूसरा दे सकते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन क्यों देते हैं? क्योंकि ये डोपामिन को इंक्रीज कर देता है। एकदम से डोपामिन बहुत डिक्रीज हो जाएगा तो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम आएगा, और उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं? ब्रोमोक्रिप्टिन एंड डेंड्रोलिन, ओके। तो डेंड्रोलिन एंड ब्रोमोक्रिप्टिन आर द ड्रग्स विच आर गिवन इन द न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, एंटीसाइकोटिक एंटीडॉट्स। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के लिए एंटीडॉट्स क्या हो सकते हैं? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो पार्किंसोनिज्म में आपके पास आ रहे हैं, बेंजट्रोपिन एंड डाइफेनहाइड्रामिन, ये हम लोग देते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स टू मैनेज डिस्टोनिया एंड पार्किंसोनिज्म। आप नोट कर लीजिए, वैसे मैं पीपीटी अपलोड कर दूंगी इसके बाद ना ऐप में, सो दैट यू कैन सी। देन लोरेजिपाम फॉर एकथीजिया एंड प्रोपेनोलोल, लोरेजिपाम, बेंजट्रोपिन एंड डाइफेनहाइड्रामिन। ये सारी मेडिकेशंस जो होती हैं वो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के लिए आप देते हो। ऑब्वियसली आपको ये याद करनी पड़ेंगी, लोरेजिपाम, प्रोपेनोलोल, बेंजट्रोपिन एंड डाइफेनहाइड्रामिन, ओके। तो ये वाली मेडिकेशंस जो होती हैं ये आप दोगे टू ट्रीट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स लाइक पार्किंसोनिज्म, टार्डेटिव डिस्काइनेसिया एंड ऑल। हाँ जी, चलिए आगे। नेक्स्ट हमारे पास है मूड स्टेबलाइजर। ये सबकी फेवरेट ड्रग भी होती है, इजी है ना याद करनी एज कम्पेयर टू अदर मेडिकेशंस। तो जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट लिथियम। लिथियम दो फॉर्म में आती है, वन इज लिथियम कार्बोनेट, सेकंड वन इज लिथियम सिट्रेट। ये मेडिकेशन मूड स्टेबलाइजर होती है।
ये इट इनहेंसेस द सीरोटोनिन फंक्शन एंड हेंस स्टेबलाइज द मूड। सीरोटोनिन के फंक्शन को इनहेंस करती है जिससे हमारा मूड ठीक होता है। बी वेरी अवेयर अबाउट इट्स टॉक्सिसिटी, दैट्स द मस्ट नो पॉइंट इन दिस। लिथियम के बारे में एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा, हमेशा लिथियम की टॉक्सिसिटी पे ही आएगा, क्योंकि इसकी जो थेरापेटिक डोज होती है और इसकी जो टॉक्सिसिटी वाली डोज होती है उसमें केवल कुछ पॉइंट्स का ही फर्क होता है। तो इसलिए एज अ नर्स लिथियम की टॉक्सिसिटी के लिए बहुत बहुत अवेयर होना चाहिए और हमारे एग्जाम में इसकी टॉक्सिसिटी पे ही क्वेश्चन आएंगे। तो थेरापेटिक मेडिकेशन सीरम लेवल कितना होता है, 0.6 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंट, और ये मिली मोल में भी सेम ही है। ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप अपने पेपर में जाओ, वहां पे मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और मिली मोल पर लीटर सेम वैल्यू है, ठीक है, सेम यूनिट है, मतलब सेम वैल्यू रहती है। 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या मिली मोल पर लीटर इज द थेरापेटिक डोज ऑफ लिथियम, 0.6 to 1.2। और हैरानी की बात बताऊं, जो टॉक्सिसिटी शुरू होती है ना वो 1.5 पे शुरू हो जाती है। 1.2 तक नॉर्मल डोज है, 1.5 तक भी पहुंच गई ना, मतलब 0.3 ज्यादा हो गई ना नॉर्मल डोज से, तो भी टॉक्सिसिटी हो जाएगी और इसकी टॉक्सिसिटी लाइफ थ्रेटनिंग होती है, ठीक है। टॉक्सिसिटी कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले ये चीज याद रखो कि सोडियम की पक्की यारी है लिथियम के साथ। अगर आपकी बॉडी में सोडियम रिटेन नहीं हो रहा तो लिथियम जो है उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हाइपोनेट्रेमिया नहीं होना चाहिए अगर लिथियम को ठीक रहना है, ठीक है। तो अगर हाइपोनेट्रेमिया होगा तो लिथियम को गुस्सा आएगा और टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली टॉक्सिसिटी कॉजेस कुड बी डिक्रीज सोडियम इनटेक, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस ड्यू टू स्वेटिंग, डिहाइड्रेशन, डायरिया। डायूरेटिक कभी नहीं देते हैं, डायूरेटिक कभी भी नहीं देते हैं अगर आपका पेशेंट लिथियम थेरेपी में है। उसको डिहाइड्रेशन के लिए, उसको क्या उसको बोलते हैं, डायरिया के लिए, वॉमिटिंग के लिए आपको हमेशा मॉनिटर करना है। इफ सोडियम इज बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, लिथियम टॉक्सिसिटी वुड बी देयर। तो सोडियम लेने को इनकरेज करना है, बल्कि नमक ज्यादा लेना है और फ्लूइड इनटेक ज्यादा रखना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, सोडियम लूज ना हो जाए, ओके। तो इलनेस और ओवरडोज की वजह से भी लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो सबसे बड़ा रीजन है सोडियम का बॉडी में से कम हो जाना, डिहाइड्रेशन होना, डायरिया होना, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होना। ओवरडोज ले लेंगे तो भी तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी ना। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी के। और डायूरेटिक कभी भी नहीं देते हैं अलोंग विद लिथियम, क्योंकि जितने टाइप के डायूरेटिक हैं वो सब सोडियम रिमूव करते हैं बॉडी से। चलिए नेक्स्ट चलिए। तो सीरम लिथियम लेवल शुड बी चेक्ड फ्रीक्वेंटली। जब भी आपका पेशेंट लिथियम लेने वाला है उससे पहले भी सीरम सोडियम लेवल चेक होते हैं। जब लिथियम थेरेपी स्टार्ट होती है तब तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेक होते हैं, फिर धीरे धीरे हर 2 से 3 महीने के बाद हम लोग लिथियम का लेवल चेक करते हैं। कभी भी लिथियम का लेवल चेक करना है तो हम लोग पेशेंट को बुलाते हैं तब जब लिथियम लिए हुए 12 घंटे निकल चुके हैं। सॉरी, लिथियम का लेवल कभी भी चेक करना है तो तब चेक करेंगे जब लिथियम लिए हुए 12 घंटे निकल चुके हैं। उसके बाद आप लिथियम का लेवल चेक करोगे, और लिथियम का लेवल बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेक करना होगा क्योंकि टॉक्सिसिटी हो सकती है। नॉट रेकमेंडेड इन प्रेगनेंसी, नो नो नो, लिथियम को प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं क्योंकि फीटल टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो इसलिए हम लोग लिथियम को प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है? पॉलीडिप्सिया, बहुत ज्यादा प्यास लगती है लिथियम लेके, एनोरेक्सिया, नोजिया, ड्राई माउथ, वेट गेन, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, हेडेक, फटीग एंड हेयर लॉस। ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट्स याद कर लेना बाद में जब मैं पीपीटी अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट आ जाइए। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? सबसे पहली चीज, सुसाइडल क्लाइंट को देखिए जब वो लिथियम ले रहा है। इंप्रूव्ड मूड, इंप्रूव्ड एक्टिविटी, अपनी बिलोंगिंग सब बांट रहा है, विल चेंज कर रहा है, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जिससे वो इंक्वायर कर रहा है कि मरा कैसे जा सकता है। अगर ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, सुसाइडल क्लाइंट को देखिए, क्योंकि लोग सुसाइड कर लेते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी की वजह से। देन एडमिनिस्टर विद द फूड, क्योंकि जीआई अपसेट ना हो। अवॉइड एक्सेस कॉफी, टी एंड कोला, क्योंकि उससे डायूरेटिक इफेक्ट होता है। जब भी हम टी लेते हैं, कॉफी लेते हैं तो हमें डायूरेसिस होता है। हमने कोई भी ऐसा फूड प्रोडक्ट नहीं लेना जिससे डायूरेसिस हो, क्योंकि उससे लिथियम की टॉक्सिसिटी होती है। डू नॉट एडमिनिस्टर डायूरेटिक बता दिया। ओवर द काउंटर मेडिकेशन अल्कोहल नहीं लेना है, वो भी पता है। डोंट स्टॉप एब्रप्टली, ये भी पता है। देन कॉन्टैक्ट डॉक्टर अगर वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर होता है। एक और चीज, लेट अस सपोज किसी की लिथियम की डोज मिस हो गई
और उसने पूछना है कि फिर मैं लिथियम कब लूँ, विद इन 3 आवर आप लिथियम ले लीजिए। अगर विद इन 3 आवर आप लिथियम नहीं लेते तो फिर उस डोज को मिस कर दीजिए, नेक्स्ट डोज लीजिए। बात समझ आ गई? तो अगर कोई पेशेंट मिस कर देता है, विद इन 3 आवर ऑफ द मिस्ड डोज यू कैन टेक लिथियम। अगर उतने टाइम तक आप नहीं लेते हैं, फिर भी भूल जाते हैं, तो नेक्स्ट डोज का वेट कीजिए, उस टाइम पे नेक्स्ट डोज ले लीजिए, इट इज ऑलरेडी डन। चलिए आगे। Okay, within 2 hours, sorry, I'll correct myself. Therapeutic response will be seen in 1 to 3 weeks. Again, लिथियम को आपको 1 से 3 हफ्ते तक लेना पड़ेगा, फिर ही थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखेगा। मॉनिटर वेट एंड इंक्रीज फ्लूइड एंड सॉल्ट इनटेक, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए आगे। लिथियम टॉक्सिसिटी, लिथियम टॉक्सिसिटी कब होती है? नॉर्मल लेवल ऑफ लिथियम इज 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑब्वियसली 1.2 से ऊपर जाएगा तो टॉक्सिसिटी होगी, तो माइल्ड टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से, और सीवियर होती है व्हेन द लेवल इज मोर देन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, उस केस में डेथ हो जाती है। तो 1.5 to 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में टॉक्सिसिटी होगी। साइंस क्या क्या होंगे टॉक्सिसिटी के? नॉजिया, वॉमिटिंग, एटेक्सिया, ब्लड विजन, हेलुसिनेशन, सीजर, कोमा एंड इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है। और नर्सिंग इंटरवेंशन इन टॉक्सिसिटी क्या करनी होती है? सबसे पहले विद होल्ड लिथियम, इन्फॉर्म द डॉक्टर। उसी टाइम पे लिथियम को रोकिए, इन्फॉर्म द डॉक्टर, बिकॉज लिथियम टॉक्सिसिटी इज एन इमरजेंसी, और इमरजेंसी में हम लोग डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं पहले। मॉनिटर वाइटल साइन एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कार्डियक स्टेटस मॉनिटर करो, और सुसाइडल प्रिकॉशन लगाओ उसी टाइम पे, क्योंकि लिथियम की टॉक्सिसिटी से लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो मैंने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखा, वाइटल देखे, लिथियम को स्टॉप किया, डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, और मैंने सुसाइडल प्रिकॉशंस ले लिए। नेक्स्ट करिए जी। ये तो था हमारा लिथियम। अब लास्ट जो आज की मेडिकेशन है दैट इज एंटी एंजाइटी मेडिकेशन। जो एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस होती हैं ये एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए और सिडेशन इंड्यूस करती हैं। आगे तो मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले बच्चों ये बताओ कि एंटी एंजाइटी मेडिकेशन एट व्हाट टाइम ऑफ द डे आपको लेनी चाहिए। फटाफट प्रिकॉशंस लिखो। पहले ये लिखो किस टाइम ऑफ द डे पे लेना है, दूसरा लिखो कि इसके साथ क्या अवॉइड करना है अगर ये सिडेट करती हैं तो। फटाफट बताओ, उतनी देर में मैं पानी पीती हूँ। नाइट टाइम, नाइट टाइम लिख रहे हैं कि डे टाइम लिख रहे हैं? नाइट टाइम। शुक्र है अब पता चल गया है, अब गलती नहीं करेंगे टेस्ट में। इनको ये पता है कि जो हमारे पास क्या उसको बोलते हैं सेडेटिव्स होते हैं वो नाइट टाइम हम लोग देते हैं, और जो हमारे पास स्टिमुलेंट्स होते हैं वो डे टाइम देने होते हैं। तो मायोइज, SSRIs डे टाइम देने होते हैं, जबकि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंक्सियोलाइटिक्स जो हैं वो नाइट टाइम देते हैं, क्योंकि उससे सेडेशन होती है। यही लिख रहे हैं ना ये लोग? हाँ, सेम। और क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे जब सेडेटिव लेने होते हैं? अल्कोहल नहीं लेना है बिल्कुल, और ड्राइविंग, अवॉइड ड्राइविंग, वेरी गुड। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं बेटा जिसमें अलर्टनेस चाहिए। ओके जी, चलिए। तो एंटी एंजाइटी मेडिकेशन की इंडिकेशन है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जब आप बहुत टाइम तक जिंदगी में एंग्शियस रहते हो ना, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। उसके लिए हम लोग एंटी एंजाइटी मेडिकेशन देते हैं। इनसोमनिया माने जिसको नींद नहीं आती है, सारी रात सोचता रहता है, उसको देते हैं। देन पैनिक डिसऑर्डर्स के केस में भी एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अल्कोहल नहीं यूज करनी, लीवर डिसीज वाले को नहीं दे सकते, ग्लूकोमा वाले को नहीं दे सकते। एक्चुअली ग्लूकोमा इससे वर्स्ट हो जाएगा, अगर आप एंटी एंजाइटी मेडिकेशन दोगे तो उससे ग्लूकोमा जो है वो वर्स्ट हो जाता है, इसीलिए ग्लूकोमा वाले को एंटी एंजाइटी नहीं देते हैं। और अल्कोहल जो पीता है बंदा उसको नहीं देते हैं, और लीवर डिसीज वाले को नहीं देते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग रन में लीवर टॉक्सिसिटी कर सकती है। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या है? बेंजोडाइजापीन, लोराज़ेपाम, डाइजापाम, मिडाजोलाम, ये इंजेक्शन होते हैं, ये ड्रग्स होती हैं जो कि आप देते हो एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस के तौर पे। बेंजोडाइजापीन हो गए, ये रिलैक्स करते हैं आपको, ठीक है, रिलैक्स करेंगे, आपके माइंड को रिलैक्स करेंगे, सेडेटिव इफेक्ट होगा।
लोरेज़ेपाम, डायज़ेपाम, मिडाज़ोलाम, नाम ही इतने रिलैक्सिंग है ना, नाम सुन के ही लग रहा है सो जाइए। लोरेज़ेपाम, डायज़ेपाम, एल्प्राज़ोलाम एंड देन यू हैव मिडाज़ोलाम। ठीक है, तो ये मेडिकेशन है जो कि हम एंटी एंजाइटी में देते हैं। और नॉन बेंजोडाइज़ेपिन हमारे पास हो गया बस्पिरोन। ओके, तो बस्पिरोन हमारे पास हो गया नॉन बेंजोडाइज़ेपिन, और डाइज़ेपिन में लोरेज़ेपाम, डाइज़ेपाम, मिडाज़ोलाम, अल्प्राज़ोलाम, ये सारी जो मेडिकेशन होती हैं वो बेंजोडाइज़ेपिन और एंटी एंजाइटी मेडिकेशन है। चलिए आगे। दे डिप्रेस CNS, और हम सब लोगों को पता है द मेडिसिन विच डिप्रेस CNS शुड नेवर बी टेकन विद अल्कोहल, यू शुड अवॉइड ड्राइविंग, यू शुड अवॉइड अलर्टनेस वाली एक्टिविटीज, वो सब। बेंजोडाइज़ेपिन्स हैव सेडेटिव, हिप्नोटिक, मसल रिलैक्सिंग एंड एंटी कन्वल्जेंट्स एक्शन। एब्रप्ट विड्रॉल कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, अगर आप एब्रप्टली विड्रॉ करेंगे तो CNS ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा। साइड इफेक्ट डे टाइम सिडेशन हो सकती है, मतलब दिन में अगर मैंने सेडेटिव ले लिया तो मेरे को नींद ही आनी है। एटैक्सिया, डिजीनेस, ब्लड विजन, हाइपोटेंशन, एमनीशिया, स्लर्ड स्पीच। एमनीशिया मतलब चीज़ों को भूल जाना। जब आप ये एंटी एंजाइटी मेडिकेशन बहुत टाइम तक लेते हो, क्योंकि आप अपने ब्रेन को डिप्रेस कर रहे हो है ना हर टाइम, तो आपको भूलने की बीमारी लग जाती है, एमनीशिया हो सकता है। स्लर्ड स्पीच, लिथार्जी एंड कॉन्स्टिपेशन, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट चलिए। टॉक्सिसिटी, अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो स्लीपनेस, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नींद आएगी, कंफ्यूजन होगा, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। फ्लूमेजनिल जो मेडिसिन होती है, इट इज एडमिनिस्टर्ड IV टू ट्रीट टॉक्सिसिटी, इसको नोट कर लो। फ्लूमेजनिल ये मेडिकेशन होती है जो कि आप देते हो टू ट्रीट द टॉक्सिसिटी। मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इधर उधर हो सकती है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। फ्लूमेजनिल एडमिनिस्टर्ड IV टू ट्रीट टॉक्सिसिटी, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी बेंजोडाइज़ेपिन्स की टॉक्सिसिटी होती है तो ये मेडिकेशन हम लोग देते हैं टू रिवर्ट द इफेक्ट। आगे चलिए। नर्सिंग इंटरवेंशन में ड्राउजीनेस के लिए क्लाइंट को देखें हमेशा, जब भी वो एंटी एंजाइटी मेडिकेशन ले रहा है कोई भी ऐसी टास्क ना करे जिसमें अलर्टनेस चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर द ओल्ड क्लाइंट, क्योंकि ये गिर सकते हैं, सेडेटिव के इफेक्ट के अंडर होते हैं। अवॉइड अल्कोहल एंड ओवर द काउंटर मेडिकेशन, डू नॉट स्टॉप टेकिंग एब्रप्टली। आगे नेक्स्ट करिए। या क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले के क्वेश्चन पूछूं, आज हमने सीखा क्या क्या है। हमने साइकेट्रिक मेडिकेशन की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, एंटी डिप्रेसेंट पढ़े, एंक्सियोलाइटिक्स पढ़े, मूड स्टेबलाइजर, एंटी साइकोटिक पढ़े। हम लोगों ने इन सारी ड्रग्स के इफेक्ट, साइड इफेक्ट, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, नर्सिंग इंटरवेंशन, टॉक्सिसिटी, हमने सब कुछ पढ़ा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें कितना आता है। तो अभी तैयार हो जाइए सब लोग, ऐसे उंगलियां रख लीजिए अपने क्या उसको बोलते हैं, टाइपिंग पैड के ऊपर, और जैसे ही मैं आपको पूछती हूँ सब लोगों ने वैसे ही आंसर देना है। ठीक है, देखते हैं आज आपने कितना सीखा और NCLEX में आपका कितना स्कोर आएगा। 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे तो फटाफट सब लोगों ने आंसर देना है। ठीक है, जो जीता वही सिकंदर। चलिए। अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड फ्लोक्साटीन, याद कर लो कौन सी मेडिकेशन है, फॉर डिप्रेशन। विच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट इंडिकेट्स द नीड फॉर फर्दर टीचिंग। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिससे पता चलता है कि पेशेंट को और टीचिंग की जरूरत है। फ्लोक्साटिन ले रहा है, किस स्टेटमेंट से पता चलेगा कि और टीचिंग की जरूरत है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हमने रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी होती है। मतलब 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से 3 ठीक होंगी, एक गलत बोल रहा है वो, उसी को पिक करना है आपने। ठीक है, चलिए। आई शुड अवॉइड ड्रिंकिंग एल्कोहल वाइल टेकिंग दिस मेडिकेशन। भाई ये ठीक है कि गलत है, अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए इस मेडिसिन के साथ। फिर इट में टेक अ फ्यू वीक्स बिफोर आई फील द फुल इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। ये ठीक है कि गलत है, कुछ हफ्ते मेडिसिन लूंगा फिर इफेक्ट आएगा। तीसरा, इफ आई मिस अ डोज आई कैन टेक इट एज सुन एज आई रिमेंबर इवन इट्स क्लोज टू द माई नेक्स्ट डोज। क्या ये ठीक है कि नहीं, मैं एक डोज भूल गया लेकिन नेक्स्ट डोज फिर मैं, मतलब ये जो भूली हुई डोज है ना, कभी भी ले सकता हूँ, दूसरी डोज के पास भी ले सकता हूँ। नेक्स्ट, आई शुड नोटिफाई माई डॉक्टर इफ आई एक्सपीरियंस थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म। अगर मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं तो मुझे इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। यार कितना इजी क्वेश्चन है, क्या आंसर है इसका बताइए। ये तो मेरी टीम को भी पता होगा, अब जो नर्सिंग वाले नहीं है उनको भी पता होगा। बताइए क्या आंसर है इसका। लिखने दो अभी इनको सब लोगों को, कई लेट लतीफ होते हैं।
Someone said D. How? There's only everyone saying C, but one person said B. वो 1% ध्यान से पढ़ ले क्वेश्चन को, यही प्रॉब्लम होती है. पता क्या है, क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, आंसर इज नॉट डिफिकल्ट, पर वो जो लिखा हुआ है नीड्स फर्दर टीचिंग, उसमें पागल हो जाते हैं ये लोग. सब लोग सी लिख रहे हैं. C, and one person said B. ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए. सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि हम लोगों ने चूज करना था कि किस चीज की उसको नॉलेज नहीं है. तो उसने क्या बोला था, मैं डोज मिस कर देता हूं, जब मैं नेक्स्ट डोज लेने वाला होगा उसके आसपास में भी मैं ले सकता, तब तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी. तो पेशेंट शुड नॉट डबल अप ऑन डोजेस ऑफ SSRIs. इफ द डोज इज मिस्ड दे शुड टेक द नेक्स्ट डोज एट द रेगुलर टाइम. स्टेटमेंट A, B and D आर करेक्ट एंड इंडिकेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. तो इसलिए ये सी आंसर सही था. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट ऑन लिथियम. लिथियम थेरेपी है पेशेंट पे, मतलब पेशेंट लिथियम थेरेपी पे है, बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है. विच फाइंडिंग रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन. इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इमीडिएट इंटरवेंशन मांग रही है, यानी कि टॉक्सिसिटी के बारे में पूछ रहे हैं. पॉलीयूरिया, फाइन हैंड ट्रेमर, डायरिया एंड वॉमिटिंग एंड वेट गेन. कौन सी चीज पे सबसे पहले आप ऐसे करोगे कि हाय ये नहीं होना चाहिए. पॉलीयूरिया, फाइन हैंड ट्रेमर, डायरिया एंड वॉमिटिंग एंड वेट गेन. कौन सी चीज आपको अलर्ट कर देनी चाहिए, मतलब आप किस चीज पे अलर्ट हो जानी चाहिए कि मेरे पेशेंट को ये क्यों हो रहा है. पॉलीयूरिया, डायरिया, वॉमिटिंग, वेट गेन या हैंड के ट्रेमर. बताइए कौन सी चीज पे इमीडिएट एक्शन लेना है. व्हाट दे आर राइटिंग. हाँ, बी. B and C, they're rotating. बी एंड सी. समझ नहीं लगा अभी तक भी. बताया था सोडियम और लिथियम फ्रेंड्स हैं. हमजा भी इतना हंसा था सुन के. D, someone said D. One person said D. भाई वेट गेन क्या इतना इशू है उसका, वो तो हर साइकेट्रिक मेडिकेशन के साथ हो रहा है. Everyone's saying C. One person, couple people are saying A. There, it's all over. व्हाट. Everyone's saying a different answer. डिफरेंट आंसर्स. Now C, A, B, C, A, C. Mostly C. चलो हिंट दे देते हैं. लिथियम में सोडियम की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए. अब बताओ. C. नाउ एवरीबडी इज सेइंग सी. पता क्या है, जितना जोर मैं इन पे लगा रही हूं ना, इन सब लोगों को मेरे को पार्टी देनी चाहिए. सीरियसली बता रही हूँ, इन सब लोगों को मेरे को पार्टी देनी चाहिए. जिसका एनक्लेक्स आरएन क्लियर होगा, इन सब लोगों को ना आना चाहिए मेरे पास और बाद में बोलना चाहिए मैम आई वांट टू गिव यू अ पार्टी, आई हैव क्रैक्ड माय एनक्लेक्स आरएन. हाँ जी, सी लिख रहे हैं सब लोग. चलिए देखते हैं आंसर क्या है. सी इज अ करेक्ट आंसर. जिन लोगों ने सी लिखा उनका एनक्लेक्स आरएन पक्का क्लियर होगा. Answer is C. Diarrhea and vomiting are the signs of lithium toxicity, require immediate intervention. Polyuria, fine tremor are common side effects. Common side effect है lithium के. Polyuria and hand tremor, उनमें कुछ नहीं होता. वेट गेन भी कॉमन साइड इफेक्ट है. इट्स ओके. लिथियम जो ले रहा है उसका वेट हम लोग चेक करते हैं रेगुलरली. वेट गेन होता है पेशेंट का. इट इज नॉट अर्जेंट. बाकी चीजें अर्जेंट नहीं है. अर्जेंट है डायरिया, वॉमिटिंग, क्योंकि उसमें सोडियम लूज करेगा. सोडियम लूज करेगा तो लिथियम की टॉक्सिसिटी होगी विच इज लाइफ थ्रेटनिंग. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अ पेशेंट विद स्किज़ोफ्रेनिया इज रिसीविंग हेलोपेरिडोल. क्या बताया था मैंने, हेलोपेरिडोल टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. हेलोपेरिडोल टिपिकल एंटीसाइकोटिक. और किस में यूज होते हैं अब तुम्हें पता है. द नर्स नोटिस अ हाई फीवर, मसल रिजिडिटी एंड कंफ्यूजन. क्या हो रहा है ये पेशेंट को. हाई फीवर किस में बोला था, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम. यस, हाई फीवर, मसल रिजिडिटी, कंफ्यूजन. व्हाट शुड बी द नर्सेस प्रायोरिटी एक्शन. एडमिनिस्टर एस्टामिनोफेन फॉर फीवर. पैरासीटामोल दे देगी फीवर के लिए. होल्ड द मेडिसिन एंड नोटिफाई द डॉक्टर इमीडिएटली. रीएश्योर द पेशेंट एंड प्रोवाइड द कूल कॉम्प्रेस. कूल एप्लीकेशन दे रहे हो, कोल्ड एप्लीकेशन फॉर रिड्यूसिंग द फीवर. एंड एडमिनिस्टर डाइफेनहाइड्रामीन फॉर डिस्टोनिया. क्या करोगे एज अ नर्स, क्या करोगे. क्या न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इमरजेंसी है, यस और नो. और लिखिए क्या करेंगे आप. इफ इट इज एन इमरजेंसी क्या करेंगे. इमरजेंसी में क्या करना होता है.
क्या लिख रहे हैं? ABCD, D भी लिख रहे हैं? No, just B. B for boy. Okay. One person said A. Oh my God. Why she said A? Because she is not a good team player. Come on. A person who is not a good team player will never get a job in the hospital, because this is what they are going to ask you in your placement interviews. This is what happens when you buy only questions app for your preparation and do not join Navkiran nursing classes. What they are writing as an answer? B. Everybody mostly is writing B. So let us see the answer. Let us break the ice. Yes, it's a B. The correct answer is B. You will withhold the medication. You will inform the doctor. That is the best thing that you can do in this case. Although you will give the cool compress, you will give the this fever reducing medication, but that is later on. First you have to inform the doctor in an emergency. You always do that. Okay. These symptoms suggest neuroleptic malignant syndrome, a life-threatening condition. The medication must be stopped and the provider must be informed immediately. This is what a registered nurse does in the case of emergency. Come on, girls and boys. Yes. चलिए आगे. A patient is taking risperidone for schizophrenia. Complaints of new onset breast tenderness and nipple discharge. अब साइड इफेक्ट याद कर लो जो मैंने एंटीसाइकोटिक्स के बताए थे, गायनेकोमैक्सिया एंड लैक्टेशन. सो व्हाट इज द बेस्ट रिस्पांस बाय द नर्स? क्या बोलेगी नर्स? वो मेल है और वो बोल रहा है कि मेरे को गायनेकोमैक्सिया हो रहा है, ठीक है, और ब्रेस्ट टेंडरनेस भी हो रही है और निप्पल से डिस्चार्ज भी आ रहा है मिल्क के जैसा. घबरा तो जाएगा ही, वो मेल है. तो क्या रिस्पॉन्स देगी नर्स? दिस इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन एंड इज नॉट अ कंसर्न. सेकेंड, you should stop the medication and see your doctor immediately. I will notify your provider as this may indicate elevated prolactin levels. या C, you should increase your calcium intake to prevent the bone loss. What is the correct? ये थोड़ा सा है ना confusing. आप क्या बोलेंगे? ये कॉमन साइड इफेक्ट है और कोई कंसर्न की बात नहीं है, या आप बोलेंगे यू शुड स्टॉप द मेडिकेशन एंड सी योर डॉक्टर इमीडिएटली, या आप ये बोलोगे आई विल नोटिफाई योर डॉक्टर क्योंकि ये इंडिकेट कर सकता है कि प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो सकते हैं, और यू शुड इंक्रीज योर कैल्शियम इनटेक टू प्रिवेंट द बोन लॉस, जो कि बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है. हाँ जी, क्या लिख रहे हैं आंसर? बी, यू शुड स्टॉप द मेडिकेशन. सी कितने लोग लिख रहे हैं? One person said C, two people said B, and the rest everyone saying A. I said C. I think A. Why you think A? यही तो बात है ना. एक्चुअली एनक्लेक्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो ऑप्शंस में फंस जाते हो आप. ए और सी में फंसे होंगे लोग. Yeah, you're right. है ना? Yeah. तो देयर इज अ टाई बिटवीन ए एंड सी. Yeah, there is. चलो लेट अस सी द आंसर. इट इज सी. यस भाई, पता है क्या है, देखो एक मेल आया है, उसको डिस्चार्ज भी हो रहा है, ठीक है, उसको गायनेकोमैस्टिया जैसी तकलीफ हो रही है. आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि ये कंसर्न नहीं है. अगर आप यूं बोल के इग्नोर कर दोगे तो जो पेशेंट है वो मेडिसिन लेगा ही नहीं. बात समझ आ गई? ठीक है. मैंने क्या बोला था आपको, मैं कल साइकेट्री मॉर्निंग में शुरू करी थी, मैंने बोला था नर्स शुड बी एम्पैथेटिक. एम्पैथी होनी चाहिए. आपको ये दिखाना है कि भाई तेरी प्रॉब्लम को हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं. इट्स नॉट कॉमन फॉर अ मेल टू हैव अ ब्रेस्ट एंड डिस्चार्ज. ओके, तो एलिवेटेड प्रोलैक्टिन लेवल, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कैन अकर विद रिस्पेरिडोन एंड लीड टू ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड निप्पल डिस्चार्ज. दिस नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. उसको देखने दीजिए कि ये प्रोलैक्टिन लेवल हाई तो नहीं हो गए कहीं, फिर डोज को एडजस्ट कर सकते हैं, मेडिसिन को चेंज कर सकते हैं. बात समझ आ गई? ठीक है. साइड इफेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना होता, एड्रेस करना होता है, बट आपको ये देखना है कि साइड इफेक्ट कैसा है. क्या वो ऐसा है कि इमरजेंसी है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, या आपको रेगुलर की तरह उसको एड्रेस करना है. इग्नोर हमेशा उस चीज को करते हैं जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, ना कि साइड इफेक्ट्स को.
तो इसमें अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या है? अगर आप बिल्कुल ये बोल देते हो कि इट इज नॉट अ कंसर्न, तो आप केयरलेस हो। अगर आप ये बोलते हो ओए मेडिसिन स्टॉप करो, इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, दैट मीन्स यू आर ओवर रिएक्टिंग, दिस इज नॉट एन इमरजेंसी। जो न्यूट्रल रिस्पॉन्स है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, वो ही सिलेक्ट करना होता है। और न्यूट्रल रिस्पॉन्स ये बोल रहा था कि मैंने पेशेंट को इग्नोर भी नहीं किया, पर मैंने ये भी नहीं शो किया कि ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है। मेरी बात समझ आ रही है सब लोगों को? चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन है। अ पेशेंट रिपोर्ट्स एक्सेसिव ड्राउजीनेस आफ्टर स्टार्टिंग लोरेज़ेपाम। लोरेज़ेपाम एंटी एंजाइटी स्टार्ट किया और बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस फील हो रहा है। फॉर एंजाइटी, एंजाइटी के लिए लोरेज़ेपाम ले रहा था और ड्राउजीनेस फील हो रहा है। व्हाट इज द बेस्ट एक्शन बाय द नर्स? इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्टॉप द मेडिकेशन इमीडिएटली, एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिकेशन in the morning, notify the healthcare provider to adjust the dose and encourage the patient to drink caffeine to counteract drowsiness। क्या करोगे? ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। Instruct the patient to stop the medication immediately। दूसरी चीज, advise the patient to take the medication in the morning। Then notify the healthcare provider to adjust the dose। Then encourage the patient to drink caffeine। कॉफी पियो, कॉफी। ज्यादातर पंजाबी तो यही करते हैं। आज मुझे टिम हॉटन एक नर्स लग रहा है, क्योंकि टिम हॉटन सारे पंजाबियों को यही बोलता है, कॉफी पियो, कॉफी। हाँ जी बोलिए, क्या आंसर लिख रहे हैं लोग? सी लिख रहे हैं, नोटिफाई द डॉक्टर टू एडजस्ट द डोसेज, क्योंकि यू वांट टू बिकम अ गुड टीम प्लेयर। बी भी तो हो सकता है, बी कुड ऑल्सो बी द आंसर, नो? आई एम सो हैप्पी कि एक्चुअली एनक्लेक्स जैसे क्वेश्चन इनके सामने आ रहे। एनक्लेक्स में भी बैठे हुए ऐसे ही पागल होंगे ये सब लोग, देख लेना। ठीक है, चलो देखते हैं आंसर क्या है। हमें क्या पता अभी। सी, यस, यू आर अ गुड टीम प्लेयर। तो सी इसलिए क्योंकि डॉक्टर को तो इन्फॉर्म करना ही है ना कि एक्सेसिव ड्राउजीनेस। जरा हम क्वेश्चन में पीछे जाएं ना, पीछे जाएं क्वेश्चन में, तो एक्सेसिव ड्राउजीनेस जो वर्ड था ना, वो पूरे का पूरे क्वेश्चन का हीरो था। एक्सेसिव, उन्होंने ये नहीं लिखा कि सिर्फ ड्राउजीनेस हो रहा है, उन्होंने लिखा एक्सेसिव ड्राउजीनेस हो रहा है। तो इसलिए डॉक्टर को इन्फॉर्म करना जरूरी था कि इस पेशेंट को एक्सेसिव में ही ड्राउजीनेस हो रहा है। चलिए आंसर में चलते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। एक्सेसिव ड्राउजीनेस में इंडिकेट द नीड फॉर अ डोसेज एडजस्टमेंट। लोरेज़ेपाम शुड नॉट बी abruptly stopped due to the risk of withdrawal symptom. Drinking caffeine is not an appropriate intervention, although taking in the morning can prevent kind of sleeplessness। नहीं मतलब नहीं, मॉर्निंग में तो इसको लेना ही नहीं होता, इसको तो शाम में लेना होता है। सही बात है, क्या बात है, आप सब लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। तो इसीलिए जो इसका आंसर है वो सी है, क्योंकि बी तो बिल्कुल ही गलत था। मॉर्निंग में तो इसको लेना ही नहीं होता, इसको लेना ही नाइट में होता है। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट था आज का, और ये हमारे राइट आंसर्स थे, और ये हमारी एक्सरसाइज थी, और ये हमारी साइकेट्रिक मेडिकेशंस थी। और अभी नंबर भी ड्रॉप करो भाई, अब टाइम है, आप नंबर ड्रॉप करिए चैट में भी नंबर ड्रॉप कर दीजिए, इधर उधर इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। और ये हमारा मच अवेटेड लाइव था, और ये हमारा डिस्काउंट है। $100 ऑफ लगा हुआ है, ब्लैक फ्राइडे सेल लगी हुई है, 30 नवंबर तक है, 30 नवंबर तक है। जल्दी से जल्दी क्लासेस में इनरोल हो जाइए अगर ऐसी क्लासेस लेनी है। और फटाफट से नीचे बताओ कैसा लगा आज का लाइव तुम सब लोगों को। तुमने कुछ लर्न भी किया कि मेला देखने आए हो? बताइए कैसा लगा आज का लाइव। साइकेट्रिक मेडिकेशन डिफिकल्ट है कि इजी है? बताइए जल्दी। थैंक यू सो मच। और नीचे ना एक चीज लिखो, NNC बिलीव इट अचीव इट। आप भी लिखो टीम प्लीज, सो दैट एवरीबडी कैन कॉपी एंड पेस्ट। NNC बिलीव इट अचीव इट, दैट इज माई स्लोगन। NNC बिलीव इट अचीव इट। इस लेक्चर से पहले आपको साइकेट्रिक मेडिकेशंस कितनी डिफिकल्ट लग रही थी, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको साइकेट्रिक मेडिकेशन कितनी इजी लग रही हैं। और ऐसे ही जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो यू विल बी एबल टू डू इट, है ना। सो दैट्स व्हाई यू बिलीव इन योरसेल्फ
you learn the things. If you believe that you can do it, you can definitely do it. अगर लोग 30 साल के गैप के बाद, 26 साल के गैप के बाद, GNM के बाद फर्स्ट गो में NCLEX RN मेरी क्लासेस से क्लियर कर रहे हैं, तो भाई कोई बात तो होगी ना इन क्लासेस में. क्या बात है वो तो आपने देख ही ली है. तो आइए और लर्न करिए नर्सिंग विद नवकिरण कौर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन ज्वाइन. ऐसे लाइव, बहुत ही प्रोडक्टिव लाइव, अच्छे वाले लाइव आते रहेंगे, आप ज्वाइन करते रहिए. लेकिन अगर फुल हैंड इंफॉर्मेशन चाहिए ना, पूरी की पूरी नर्सिंग तुमने घोट के पी जानी है, तो मेरी क्लासेस को ज्वाइन करो, नवकिरण नर्सिंग क्लासेस को ज्वाइन करो. मैं प्रॉमिस करती हूँ यू वोंट रिग्रेट योर डिसीजन. डे 1 में पता लगेगा किसकी क्लास में आके बैठे हो. ठीक है, तो आओ आके ज्वाइन करो. ऐसे ही मैंने 15 साल निकाले नहीं, मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, लोगों को टीच कर करके सफ़ेद किए हैं. वैसे हैं नहीं इतने सफ़ेद जितने मैंने बोल दिए. ठीक है जी, थैंक यू सो मच नर्सेस. मे गॉड ब्लेस you with a success, a lot of career success. I will see you in the next live. I am so happy that I was able to teach you and I had enjoyed a lot. I hope you have also enjoyed that. Thank you so much. Milti hu next Saturday. Take care. Bye bye.